हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुलफील्ड पॉडकास्ट। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ द ओनर ऑफ परफेक्ट ग्रुप, द कंपनी दैट इज इनटू इक्विटी रिसर्च एंड इन्वेस्टिंग। सो वी विल गेट टू नो मोर अबाउट द इक्विटी रिसर्च फ्रॉम हिम। सो लेट्स गेट बुलिश। वेलकम टू द बुलफील्ड पॉडकास्ट सर। सो बिल्कुल मैं शुरू से जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में एंड फ्रॉम योर बैकग्राउंड एंड हाउ डिड यू कम इनटू इक्विटी रिसर्च एंड हाउ वाज परफेक्ट ग्रुप फॉर्म्ड। First of all, thank you so much, Ronak, and the entire Bullsfield team for having me here. Thank you, sir. And it's an honor to share our learnings. And अगर आप देखेंगे, just before starting, I'll say a SEBI disclaimer कि हम लोग SEBI registered analyst नहीं हैं. तो अगर हम कोई स्टॉक्स का या कोई नाम लेते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है, वो एजुकेशन पर्पस के लिए है. ठीक है. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कुछ करिएगा एंड इसे स्टॉक रिकमेंडेशन ना समझिए. ये एजुकेशन पर्पस के लिए ही पॉडकास्ट. जी सर. तो अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग हम लोग का क्या था, हम लोग मारवाड़ी फैमिली से आते हैं एंड बचपन में ही डैड डिनर टेबल पे या रात को डिस्कशन वगैरह में, बिकॉज ही यूज्ड टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स, आईपीओज, स्टॉक्स, हम लोग वो बात करते रहते थे. तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि यार पैसा ऐसे बन रहा है कि आप किसी कंपनी में शेयर ले रहे हो और वो आगे मल्टीप्लाई कर रहा है एंड आपको एक्चुअल काम भी नहीं करना पड़ रहा. somebody else is working for you, वो आके आपको अपडेट्स दे रहा है, वो आके रिजल्ट्स दे रहा है. And so that always very fascinated me. And उस चक्कर में I always wanted to कि इस एरिया में आगे बढ़ने के लिए क्या करना था. तो उसके लिए हम लोगों ने फिर स्कूल में कॉमर्स लिया, आगे मैं कॉलेज बिजनेस स्टडीज़ गया था, वहाँ पे मैंने फाइनेंस में ग्रेजुएशन करा, साथ में CA करा, फिर MBA गुड़गांव से MBA करा एंड वॉज सो लकी टू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोफेसर बख्शी आउट देयर. तो हाइंडसाइट में भगवान वो रास्ता दिखाता चला गया. इंडस्ट्री में जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो हमेशा ये था कि शेयर मार्केट नहीं करना है. तो उस टाइम हमारे यहाँ पे JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स ऐसी कुछ फर्म्स आती थी. तो मेरे को गोल्डमैन सैक्स मिला, मैं वहाँ बैक ऑफिस में, कि हम बैक ऑफिस का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ बैठ के बाहर के मार्केट्स को स्टडी कर रहे थे. तो मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ, वहाँ पे काम किया, समझा, वर्किंग करा. बट ऑलवेज हार्ट लाइड इन द इंडियन मार्केट्स कि यार इंडियन मार्केट्स में मज़ा आता है क्योंकि उन कंपनीज को आप ढंग से समझते भी हो. इंडियन मार्केट्स मोस्टली बॉम्बे से हो रहा था. फिर हमने शिफ्ट करा, वहाँ पे मुझे पहली अपॉर्चुनिटी रेलिगर में मिली. वहाँ मैंने एज अ लीड एनालिस्ट कई कंपनीज पे रिपोर्ट्स निकाली, नवभारत वेंचर्स, रेवती इक्विपमेंट्स वगैरह. फिर मेरे को मॉर्गन स्टैनली में अंडर रिधन देसाई, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू ट्रैक द IT सेक्टर. तो ये जर्नी में जब हमने सारा काम करा, पढ़ाई करी, समझा, फिर बिजनेस में डिस्कशन हमेशा डैड से हो रहा था कि पापा से कि आप आ जाइए बिजनेस से वापस आ जाइए. हमारा बिजनेस जो है परफेक्ट ग्रुप, वो एक CA फर्म है. हमारे पास NBFC का लाइसेंस है. तो हम लोग EV फाइनेंस, 2 व्हीलर फाइनेंस में दिल्ली NCR में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं. एंड शेयर मार्केट का तो अपना फैमिली ऑफिस था ही. तो डैड से जब भी बात उनका कहना था कि बेटा तू इतना मेहनत कर रहा है वहाँ 14 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, यहाँ फाइनेंस कंपनी में कुछ टाइम यहाँ दे, बाकी तू अपना शेयर मार्केट कर. और मेरा उस टाइम मैरिज भी हो गया था. तो मेरे को रियलाइज़ होता है कि कई बार इतने वर्क आवर्स मे नॉट बी सस्टेनेबल. तो फिर मुझे लगा कि हाँ, इट मेक सेंस. तो मैंने वहाँ छोड़ के फिर अपनी फर्म परफेक्ट ग्रुप ज्वाइन किया. एंड हमारा जो शेयर मार्केट डिवीजन है उसको एक ऑफिशियल नेम देके परफेक्ट रिसर्च के नाम पे हम लोगों ने उसे चालू किया. एंड इसमें फिर हमारा हमेशा से ये प्लान था कि डैड हमेशा ये कहते थे यार अपने को सिंगल माइंडेड नहीं सोचना. तो अगर हम सोचें कि सिर्फ हमें एक लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला उनकी तरह बनना है, या वो बोलते नहीं लेट रतन टाटा की जी की तरह, तो उनका हमेशा था कि आप एक बिजनेसमैन की तरह ओवरऑल ग्रो करिए. तो हमने फिर टीम का चालू किया कि टीम रखेंगे, टीम के थ्रू काम कराएंगे. तो परफेक्ट रिसर्च को एज ए फैमिली ऑफिस हम लोग हायरिंग करके ग्रो करते गए. अब रिसेंटली हम लोगों ने परफेक्ट वेल्थ भी चालू किया है. वहाँ हम लोग एज ए फैमिली डॉक्टर अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको हम गाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में किन लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे. इट्स अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस. तो वो हम लोग इसमें खुद नहीं कर रहे मैनेज, आप करवा रहे हैं. हम करवा रहे हैं. वी आर मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स. बट मैं फैमिली डॉक्टर इसलिए बोलता हूँ कि कई बार जैसे आप जाते हो कि फैमिली डॉक्टर के पास कि सर मेरे को ऑर्थो का बीमारी है, तो ही विल सजेस्ट एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर. न्यूरो का इशू तो सजेस्ट न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर. हमारा भी आई थिंक वो है कि आपकी रिक्वायरमेंट समझ के कि नहीं PMS में भी आपके लिए सूटेबल नहीं है, मे बी आपके लिए कंसल्टिंग. एक्चुअली इट्स अ कंसल्टिंग थिंग. तो हम लोग SEBI लिस्टेड उसमें है एंड हम लोग उसमें लाइसेंस लेके वर्किंग करते हैं. रिसर्च है वहाँ परफेक्ट रिसर्च है, वो हमारा फैमिली ऑफिस है, प्रोप्राइटरी. ठीक है. वहाँ हम जो रिसर्च करते हैं वो हम लोग पब्लिकली शेयर करते आ रहे हैं. इससे हमारा
फ्रेमवर्क इंप्रूव होता है, इससे हमारा थॉट प्रोसेस इंप्रूव होता है कि हमें फीडबैक मिलता है। तो ये बेसिक जर्नी रही है। और परफेक्ट ग्रुप का जो अपनी बात करें तो सर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कौन सी रही जब आपने परफेक्ट ग्रुप स्टार्ट किया? उसके बाद आपने पहली कंपनी में उसमें इन्वेस्टमेंट किया पर्सनली उस टाइम अगर हम बोले तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे कि सिक्लिकल कंपनीज हो गया या स्पेशल ट्यूशंस, ओपन ऑफर्स, डी लिस्टिंग्स यूज्ड टू फैसिनेट मी अ लॉट। तो अगर मैं बोलूँ पहला सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया था वो एक कंपनी थी इन्फोएज, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन भी करा, वर्किंग भी करा। अगेन नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। तो मेरे को फ्रेमवर्क्स के थ्रू, अपने प्रोसेस के थ्रू क्या लगा कि ये कंपनी ना सिर्फ अपने सेगमेंट नौकरी में अच्छा ग्रो कर रही है, बट इसमें ऑप्शनैलिटीज बहुत है। आज उस टाइम जोमेटो, पॉलिसी बाजार इतना फेमस नहीं थे। दीज कंपनीज वर फ्लेजलिंग्स, दे वर ग्रोइंग दैट टाइम। स्टार्टअप का जस्ट आ रहा था उस समय, स्टार्टअप कल्चर चल रहा था उस टाइम। और ये लोग हमेशा बहुत स्मार्टली क्या करते थे कि दे वर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स। ये इन्वेस्ट करते थे अच्छे प्रमोटर्स के साथ सीड स्टेज पे, फिर वो जब ग्रो करते थे और अच्छा परफॉर्म करते थे और इन्वेस्ट करते थे। तो अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी को जब ग्रो करता है तो प्रॉब्लम क्या आती है? लैक ऑफ मैनेजमेंट बैंडविड्थ। जी जैसा बड़ा ग्रुप भी फेल हो गया। इनके साथ अच्छा क्या था, ये मैनेज नहीं करते थे उनको। ये बोलते थे वॉरेन बफेट की तरह आपको कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ही ग्रो करो, आप ही रन करो, आप अच्छा करोगे तो कैपिटल मिल जाएगा। तो जब मैं खुद बिजनेस रन करता हूँ, मुझे पता है कि यार एक बिजनेस एक लेवल का स्केल अप क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज हम मैनेज नहीं कर पाते। इसके साथ वो चैलेंज नहीं है कि अच्छा पैसा वापस डिप्लॉय हो रहा है, द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट इज टू मच, इज अमेजिंग। बाकी सारे बिजनेस के आपको पैसा वापस दे रहे हैं, वो पैसा आप एफडी में डालोगे, वो यूज नहीं होगा। यहाँ आपका कंपाउंड हो रहा है। सही बात तो ये स्टॉक फिर आगे अच्छा परफॉर्म करा। लकीली जोमेटो पॉलिसी बिकेम बिग हिट्स एंड kudos to the company management to hold on to them so that they became multi-baggers. तो अभी भी आप होल्ड करते हैं इन्फोएज? तो इन्फोएज की जगह अब जैसे हमारे पास उनके ऑप्शंस और आ गए हैं, जैसे जोमेटो, पॉलिसी बाजार, तो वी फाउंड मोर ग्रोथ ऑप्शनलिटीज इन दीज टू कंपनीज। तो हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट वहाँ कर गए। थोड़ा बहुत क्वांटिटी बचा होगा, बट हम लोग रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे। स्पेशली क्या हुआ कि आपको पता ही होगा कुछ साल पहले जब स्टार्टअप में फंडिंग फ्रीज आया था, तो मार्केट बिकॉज ही वाज लॉस मेकिंग इनको बिल्कुल पैन आउट कर दिया था। तो ये कंपनीज हैड फॉलन टू अ फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू वेयर दे लिस्टेड। एंड हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर था कि यार अगर आपके मार्केट शेयर कंसोलिडेट हो गए हैं, मतलब आपके बड़े लोग आके फाइट कर चुके हैं, जैसे इसमें अमेजॉन, उबर वगैरह, एंड यू नो 2 प्लेयर्स आर देयर, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो मेरे हाथ में है ना, मैं कभी भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मार्केट शेयर कंसोलिडेटेड है। सेम चीज पॉलिसी बाजार में थी, एंड दैट इज व्हाट इज प्लेड ऑन द लास्ट फ्यू इयर्स। तो हम लोग को लगा कि यार versus InfoEdge, this was giving a much more better risk reward, and we benefited from these two investments also. तो ये कहीं ना कहीं वो फ्रेमवर्क हेल्प करा, और जैसे से अब वो जोमेटो प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, वो हम लोगों ने उस टाइम इमेजिन करा कि यार आज अगर मैं यूज कर रहा हूँ इसका प्रोडक्ट, तो क्या मैं 10-20 रुपए देने में मेरे को हिचकिचाहट होगी? नहीं होगी। सही बात है, क्योंकि आई एम यूज्ड टू दैट प्रोडक्ट। यस सर। एंड मेरे पास भी अब मसल पावर इतना हो गया कि somebody cannot say कि I have say 50,000 crores and I can bully you. इन कंपनीज का भी साइज हो गया है कि इनको बुली नहीं कर सकते कोई भी। तो वो एक लाइक टू विन हो गया। आप वही देखिए नाइका और उनमें अभी चैलेंज में क्या कई बार क्या आ रहा है कि वहाँ अभी ये मार्केट शेयर कंसोलिडेट नहीं हुए हैं, वहाँ अभी भी ब्लड बाथ चल रहा है, पाइपलाइन चल रहा है। तो कई बार वो आपको देखना पड़ता है कि मार्केट शेयर्स लॉस मेकिंग कंपनीज में कंसोलिडेट हुए नहीं। ये इकोनॉमिक मोड का भी बहुत बड़ा फंडा आ जाता है सर इसमें अभी। तो ये कंपनीज को हम लोग जैसे प्लेटफॉर्म कंपनीज जो आज टर्म यूज करा है, जैसे पैट डॉर्सी ने और कई लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने, कि नेटवर्क इफेक्ट्स इसमें प्ले करते हैं। जब आपके पास लैक्स ऑफ बायर्स हैं, लैक्स ऑफ सेलर्स हैं, और आप एक प्लेटफॉर्म में उनको ला रहे हो, तो वंस somebody starts using it, अब जैसे रिव्यूज है, जोमेटो पे रिव्यूज आ रहे हैं, अब आपको कोई रेस्टोरेंट को लिस्टिंग है, वर्किंग है, आप रिव्यूज देके जा रहे हो, उसी से ऑर्डर कर रहे हो, एक फ्लाईव्हील इफेक्ट उसी से बनता जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि आज जो वर्चुअस साइकिल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बनती है, फिर वो डेटा आ रहा है। अब उस डेटा के बेसिस पे कल आप बोले मैं रेस्टोरेंट को भी सप्लाई कर देता हूँ, डेटा से डिसीजन भी बना पाते हो, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स निकाल पाते हो। तो ये आपका जैसे आज जो वेस्ट में अमेजॉन या जो बड़ी कंपनीज गूगल ग्रो करी है, इंडिया से भी तो कोई ना कोई ऐसी कंपनीज निकलेगी जो इतने बड़े डेमोग्राफिक को यूटिलाइज करके ग्रो कर पाएगी। आई थिंक दीज आर फ्यू कंपनीज व्हिच आर डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर। मतलब तो सर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कौन से सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा भी इवॉल्व करना जिनका बाकी है? तो जैसे कि जो मुझे पर्सनली लगता है, उसमें मुझे लगता है एआई और ईवी को लेके मैं पर्सनली बहुत बुलिश रहता हूँ। आपका क्या रहेगा सर? देखिए हम लोग इस पे दो चीज़ देखते हैं। कोई भी अगर आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखेंगे शेयर मार्केट में, तो आपको पहले क्या देखना है कि ट्रेंड क्या है।
जैसे उत्पल शेठ ने एक अच्छी टॉक दी थी, मेगा ट्रेंड्स एंड लीडरशिप। मैं इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करूंगा वो जो देखिए, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। एंड उसमें वो क्या बोलते हैं कि आज पैसा कब बनता है, जब एक मेगा ट्रेंड को आप कैप्चर करते हो। एंड लीडरशिप को वो बोलते हैं गोरिल्लाज से कंपेयर करते हैं कि गोरिल्ला है जो डोमिनेंट प्लेयर है, जो बुली नहीं होता एंड उस एरिया का राजा होता है। तो वैसे उस मेगा ट्रेंड में आपको गोरिल्लाज ढूंढने हैं। तो ईवी में वही चीजें मुझे चैलेंज क्या लगता है कि इट्स टू कॉम्पिटिटिव राइट नाउ। अभी गोरिल्लाज में भी इतने सेटअप नहीं है। हाँ। आपको गोरिल्लाज भी देखने हैं, आपको सिर्फ ट्रेंड नहीं पकड़ना, आपको देखना कि उसमें कौन सा गोरिल्ला उसमें कौन है जो स्केलेबिलिटी रख सकता है, राइट टू विन किसके पास है। AIML में भी कई बार हमारे पास डायरेक्ट प्लेस नहीं है, डेरिवेटिव प्लेस है, चाहे वो GPU सप्लायर्स के थ्रू कंप्यूटिंग का है, चाहे somebody सेटिंग अप अ डेटा सेंटर कि उसका यूसेज एक्सपोनेंशियल बनेगा। तो कई बार हमें डायरेक्ट प्ले नहीं मिलता, तो हमें डेरिवेटिव प्लेस मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ। ऑब्वियसली वी आल्सो हैव ऑप्शन अंडर द LR स्कीम टू इन्वेस्ट अब्रॉड डायरेक्टली इन स्टॉक लाइक से एनवीडिया और समथिंग। बट हम लोग प्रेफर वही करते हैं कि अपनी इन्वेस्टिंग के लिए हम लोग कंपनीज विच वी कैन सी इन इंडिया, वी कैन सी द ग्रोथ एंड वी कैन सी द अपॉर्चुनिटी बेटर वर्सेस इन्वेस्टिंग अब्रॉड। बट इन्वेस्टर्स के लिए अब्रॉड इन्वेस्टिंग भी एक ऑप्शन है। और मेगा ट्रेंड्स में अगर मैं बात करूं तो आज जो हम एक्चुअल में फील कर रहे हैं, जैसे आज वर्किंग वुमेन ट्रेंड है, तो चाहे उनका फैशन है, चाहे ईटिंग आउट है। अब जोमेटो क्या है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस कि somebody comes home after working very hard and says कि maybe I'm not cannot make 3 times food in a day, maybe let's order once twice. And if you look at Singapore, maybe where 28 times out of 30 they have eating out or ordering in. We are at maybe hardly 3 to 4 times. So that's the one mega trend. Similarly, जैसे आपने EV का बोला कि आज रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी इज अ गुड मेगा ट्रेंड। अब चाहे आप उसे सोलर कंपनीज के थ्रू प्ले करें, चाहे आप उसे सप्लायर्स के थ्रू प्ले करें, तो ये मेगा ट्रेंड्स पकड़ के आपको एस्टैब्लिश करना है। न्यूक्लियराइजेशन, अर्बनाइजेशन, तो आज आप रियल एस्टेट में भी देखेंगे जो जॉइंट फैमिलीज थी वो ब्रेक होके अलग, हर एक को अलग स्पेस चाहिए, अलग घर चाहिए। आफ्टर रेरा, डीमॉन, GST, अब साथ में आप ये देख रहे हैं सप्लाई साइड कंसोलिडेट हो रही है। तो गोरिल्लाज इमर्ज हो सकते हैं ना। पिछली रियल एस्टेट साइकिल में क्या हुआ था कि सप्लाई साइड कंसोलिडेट नहीं हुई थी। सही बात है। हर बंदा बिल्डर बना हुआ था। अगर आप आज पूछेंगे लोगों से, हर बंदा बिल्डर नहीं बन पा रहा था, क्योंकि कस्टमर एडवांस ही नहीं मिलते। कस्टमर वांट्स टू सी रेरा अप्रूवल, कस्टमर वांट्स टू गो विद अ बिग ब्रांड। तो गोरिल्लाज इमर्ज होने की, तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर आल्सो हैज टू इवॉल्व। टेलीकॉम में क्या हुआ था, आज एक टाइम पे 20 प्लेयर्स थे, इंडस्ट्री जो फेवरेबल नहीं था, तो आप ग्रो नहीं कर पाए। अब क्या हो गया, वो इंडस्ट्री फेवरेबल हो गया। बट सर एक चीज़ का मैं इसको ये व्यू रहेगा कि जैसे कि ये वही कर सकता है जो इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व है। जैसे कि एक पर्सन जो 9 to 5 जॉब करता है, जैसे कि हम वी आर इनटू सम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, वी आर ऑल्सो डूइंग इट एज अ साइड हसल कि वी वांट टू डू इन्वेस्टिंग। तो उसमें इतनी रिसर्च कैसे करें। कभी कभार क्या होता है कि ठीक है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई कोर्स लिया, हमने कोर्स में सीख लिया, उन्होंने जो कोर्स में सिखाया। अब दूसरी दिक्कत ये आ जाती है कि आधी से ज़्यादा बैलेंस शीट है वो इंडियन में मैनिपुलेटेड है। आप इतनी डीप में जा नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि मैनिपुलेटेड है। हम तो सिर्फ स्क्रीनर खोलते हैं, स्क्रीनर पर देखा हमने कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैट बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी, जो बेसिक हम देख सकते हैं, उसके बेसिस पे जजमेंट ले लेते हैं। बट पता चलता है वो जजमेंट जो हमने लिया वो सिर्फ उसका 2% भी स्टोरी नहीं है जो हमने देखी। 98% स्टोरी पूरी बैकग्राउंड में चल रही है, और उसमें से 50% स्टोरी से प्रमोटर्स को ही पता होगी। तो उससे बचने का क्या तरीका है, मतलब उसको देख के हम कैसा डिसीजन बना सकते हैं कि अब ये परफेक्ट है, इस पे हमें जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपने बोला कि हम लोग क्या करें, 9 to 5 जॉब करें, वहीं करें। तो मैं इन्वेस्टर्स को आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टिंग भी एक डिसिप्लिन है। जैसे आज मेडिकल फील्ड है, वर्किंग है, हम लोग कई बार इन्वेस्टिंग को लाइटली लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मैं टिप ले लिया, कहीं से वर्किंग कर लिया, चीज़ कर लिया, बट बहुत चीज़ें इन्वेस्टिंग में, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, पोजीशन साइजिंग, आर्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग, सेक्टर एलोकेशन, नेटवर्थ में से कितना पार्ट देना है। तो जैसे आज आप डॉक्टर का हम लोग रात को प्रिस्क्रिप्शन नेट पे पढ़ के हम लोग नहीं दवाई लेते, वैसे इसमें भी मैं जनरल इन्वेस्टर को क्या बोलूँगा, मे बी आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, PMS, AIF, ये आपके लिए बेटर इंस्ट्रूमेंट्स है वेल्थ क्रिएशन के लिए। किसको खुद करना चाहिए, किसको करना चाहिए, जिसके पास एक टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट क्या है कि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है। कल प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपका ना रोज प्राइस भी नहीं आता, ना वो इतना वॉलेटाइल होता है, प्राइस स्टैग्नेंट हो आती है। तो अगर आपने सपोज 2 करोड़ का एक
प्लॉट लिया, ऐसा नहीं होगा कल उसकी वैल्यू 25 लाख हो जाएगी, वो 2 करोड़ में रहेगा, तो आदमी कई बार उसको सस्टेन कर लेता है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि 2 करोड़ का चीज 25 लाख भी हो सकता है। सही बात है। तो क्या वो टेम्परामेंट है कि आपकी रात की नींद तो नहीं उड़ गई? दूसरा, क्या आपका इंटरेस्ट है, कि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अब सपोज मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं फैशन डिजाइनर हूँ, अब मेरे को बैलेंस शीट पढ़ने में मजा ही नहीं आता, मेरे को आज इनकम स्टेटमेंट पढ़ने में या उन कंपनीज के बारे में डेवलपमेंट्स पढ़ने में, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, तो फिर मेरे लिए ये फील्ड नहीं है कि मेरे को आज कहीं ना कहीं उसको रेगुलर पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तीसरा, पेशेंस। आज स्टॉक लिया, चल नहीं रहा जी, 2 महीने हो गए जी, अरे स्टॉक को थोड़ी पता आपने उसको खरीदा है। तो स्टॉक अल्टीमेटली विल फॉलो द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस और द परसेप्शन ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। अब वो परसेप्शन ऑफ द अर्निंग्स, जब तक एक्चुअल अर्निंग्स नहीं आती, स्टॉक में नॉट परफॉर्म, मार्केट में भी बियरिश, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो क्या आप में पेशेंस है? तो आज जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर लाइक सैमुअलसन एंड ऑल से कि इन्वेस्टिंग इज लाइक वाचिंग पेंट ड्राई, कि उतना पेशेंस आपके पास है तो आप आइए। तो आपके पास टेम्परामेंट चाहिए, आपको इंटरेस्ट चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में सोच सकते हैं। तो अगर हम स्विमिंग पूल का एक एनालॉजी लें, तो सबसे अगर शैलो एंड में बोलूंगा, इंडेक्स ऑप्शन है, अपने इंडेक्स फंड्स हैं, जहां आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, जहां आपको सिलेक्ट भी नहीं करना फंड्स, आपने कोई भी इंडेक्स फंड ले लिया या निफ्टी ETF खरीद के रख दिया, फिर आप थोड़ा सा बेबी पूल में आते हो, जहां म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कौन सा फंड को लूँ मैं, आज पराग पारिक जी को लूँ, मोतीलाल ओसवाल का लूँ, किसका लूँ? ठीक है ना। फिर आप और बेबी स्टेप में आते हो, यहाँ आपने एडवाइजर की हेल्प ली, यहाँ आप और बोलते नहीं, मेरे को खुद सीख गया, मैं खुद कर सकता हूँ। कई बार ना लोग उस पर भी बहुत सोचते हैं, अरे यार वो 1% कमीशन बच रहा है। तो हम लोग ये समझाते हैं कि जैसे आप डॉक्टर की फीस देते हो, अगर आपको लग रहा है आपको वैल्यू ऐड हो रहा है, आप टाइम नहीं दे पा रहे, वर्किंग कर पा रहे, तो इट इज बेटर टू स्टार्ट विद एन एडवाइजर, अंडरस्टैंड, एंड देन आप पता चला आपने किसी सेक्टर फंड में पैसे डाल दिए, अब वो सेक्टर आउट ऑफ फेवर चला गया, या वो वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो गई। अब 2007-8 में अगर किसी रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे डाले होते, उस टाइम से वैल्यूएशन 70-80% क्रैश करी नेक्स्ट 1 ईयर में, जब मार्केट्स क्रैश करे। फिर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स पे आ गए, जब आपने सीख लिया, वर्किंग कर लिया, फिर आपको लगता है कि नहीं जी, मेरे को तो और थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ मैं, आई कैन कॉन्सेंट्रेट मोर मनी। तो PMS में 50 लाख या AIF में 1 करोड़ में आपने किसी में इन्वेस्टमेंट सोचा, फिर आप बोलते हो कि नहीं मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे इमोशंस मैंने पढ़ लिया, वर्किंग कर लिया, मैं चालू कर रहा हूँ, मेरे को सीखना है, तो भी मैं बोलूँगा एडवाइजर मॉडल पोर्टफोलियोज आते हैं इसमें। आपके बहुत सारे अच्छे लोग हैं, स्टॉलवर्ट वैल्यू, जतिन खेमानी का, रोहित चौहान के, मतलब अगेन आई एम नॉट एसोसिएटेड विद देम, जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। जो लोग एक आपको मॉडल पोर्टफोलियो बना के, निवेश आए हो गए, जो एक मॉडल पोर्टफोलियो बना के आपको देते हैं, एंड आपको बाय सेल रिकमेंडेशन वगैरह प्लस आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन और मार्केटिंग थिंग, इट इज जस्ट एजुकेशनल थिंग। अब इन लोगों के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो आपके लिए एक कोच साथ में खड़ा है आपको, कि आप ट्रेनर के थ्रू गलत ना करो। फिर आप बोलते हो तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग लास्ट सबसे डीप एंड है, जहां दुर्घटनाएं होती है, जहां आदमी डूब सकता है। आज आपने सुना होगा मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, यार हमने इन्वेस्टिंग करी, 2007 में नुकसान बड़ा किया, बंद कर दिया। 90% लोगों से मैं मिलता हूँ सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस में, क्या बोलते हैं, सर हम लोग इन्वेस्टिंग हमें जचता नहीं है, शेयर मार्केट हमारे लिए है नहीं, हमें फलता नहीं है, बिकॉज वो सीधा डीप एंड में छलांग मार देते हैं, शैलो वाटर से गई नहीं, शैलो वाटर से गई नहीं, और मे बी हर एक के लिए वो है ही नहीं। सही बात है, हर एक के लिए वो है नहीं। तो आज बफेट बोलते हैं कि इट इज सिंपल बट नॉट इजी, बिकॉज ये चीजें चाहिए उसमें, दैट इज व्हाई इट इज सिंपल बट नॉट इजी। बट सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल क्या इतनी सारी चीज़ें आ गई है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 1 करोड़ ऑफ रुपीज़, आई वांट टू इन्वेस्ट, सो आई विल फर्स्ट थिंक कि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड भी 3000 टाइप्स के आ गए हैं, AIF है, AIF 1000 तरीके के आ गए हैं। अब आजकल एक नया टर्म आ गया स्मॉल केस, स्मॉल केस भी इतने सारे आ गए हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो आपको ये रहेगी कि कैसे डाइवर्सिफाई करें, किस में कितना डाइवर्सिफाई करें, और किस इंसान को पकड़े कि पारक परे को पकड़े, फ्लेक्सी कैप पकड़े, क्वांट म्यूचुअल फंड को पकड़े। अब हम लोग तो इस वे में देखते हैं कि उसने लास्ट ईयर में क्वांट म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप ने 30% का दिया था, तो चलो जी इसने 30% का रिटर्न दिया, इसमें 30% वाले डाल देते, 30% से मिल रहा है। बट हम ये नहीं सोचते वो पिछले साल का था। इट इज़ नॉट लाइक कि 30% पिछले साल थे तो इस साल भी 30% ही आएगा। उस समय मार्केट अच्छे थे इसलिए 30% सबने दिया ओवरऑल उस लेवल पे। तो वो कैसे जज करना चाहिए कि इस टाइम के हिसाब से क्या सिचुएशन बेस्ट रहेगी, वेदर इट इज़ इन म्यूचुअल फंड, वेदर इट इज़ इन AIF, वेदर इट इज़ इन स्मॉल केस। अपन म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं, जस्ट टू स्टार्ट। हम लोग कैसे देखेंगे, म्यूचुअल फंड हमें एनालाइज करना होगा हमारे क्लाइंट्स के लिए या किसी के लिए, तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज वो म्यूचुअल फंड का विंटेज कितना है।
क्या उसने साइकिल्स देखी है या उसके फंड मैनेजर ने साइकिल्स देखी है। दूसरा उसका प्रोडक्ट क्या है, कि आज मल्टी कैप स्कीम है जहाँ पे हम लोग बड़े कंपनीज छोटी कंपनीज दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेक्टर फंड है, क्वांट बेस्ड स्कीम है, फंडामेंटल बेस्ड स्कीम है, इन्वेस्ट इंडिया में कर रही है, अब्रॉड कर रही है। ये हम प्रोडक्ट का बुके समझते हैं। हम इन्वेस्टर का वो समझेंगे कि उसका रिस्क एपिटाइट कितना है। अगर नया इन्वेस्टर है, अगर स्टार्ट कर रहा है, तो वी विल प्रेफर लार्ज कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स की अगेन वो शैलो वाटर वाला, कि पहले एक थोड़ा वॉलिटिलिटी को सहन करे। जितना आप नीचे जाते हो स्मॉल मिड कैप में, उतना वॉलिटिलिटी बढ़ता है। वॉलिटिलिटी बढ़ने से अपना टेम्परामेंट हिलता है। सही बात। तो बेटर है कि आप एक लार्ज कैप मिड कैप फंड और लार्ज कैप मल्टी कैप फंड से स्टार्ट करें फॉर द न्यू इन्वेस्टर। अब उसके अंदर अपने क्राइटेरिया क्या देखना है कि फंड का विंटेज देख लिया, फंड का आज कंसंट्रेशन है या बहुत डाइवर्सिफाइड है। अब उसमें फोकस फंड्स आते हैं जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और जो नॉर्मल फंड्स होते हैं वो डाइवर्सिफाइड भी होते हैं। आप होल्डिंग्स देखते हो, उसमें किस सेक्टर का क्या एलोकेशन है। अब कई बार आपको लग रहा है कि उसमें फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत एलोकेशन है, आईटी सेक्टर का बहुत एलोकेशन है, किस टाइप की स्टॉक्स पकड़ रहे हैं, बहुत जेनरिक स्टॉक्स पकड़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कोई डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स ही पकड़े आ रहे हैं। तो आप कई बार देखोगे कि कई फंड्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आज पराग का एग्जांपल लेते हैं, वो वैल्यू कॉन्शियस बहुत है। तो कई बार राइट प्राइस पे क्या चीजें मिल रही है जो भी आउट ऑफ फेवर होगी, वो उस टाइम उसको उठा रहे होंगे, जो कि एज ए फंड मैनेजर अपना काम है, वर्किंग है चीज है। तो आपको पता है कि आज अगर मैं इनको पैसा दे रहा हूँ, तो दे विल बी डूइंग अ गुड जॉब, कि दे विल नॉट गो विद द मोमेंटम ओनली ऑफ द मार्केट, दे विल सी व्हाट इज डीप वैल्यू, एंड जब वो वैल्यू में आएगा उसको बेच के वो दूसरा लेंगे। बट मोमेंटम स्कीम में क्या होगा कि दे विल बी लुकिंग एट कि डिफेंस अभी मोमेंटम में है, ऑटो मोमेंटम में है, वो उसमें, या जैसे आज रिन्यूएबल्स मोमेंटम है उसमें करेंगे। तो टिपिकली नए इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू कॉन्शियस वाले फंड्स बेटर रहते हैं, उसमें वॉलिटिलिटी कम होती है। फिर आपने टर्नओवर रेशियो देखा उसका, कि कितना ज़्यादा वो चर्न कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा चर्न कर रहे हैं रूटीन फंड्स में, वर्किंग फंड्स में, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला बेनिफिट जो एक मिलता है कंपाउंडिंग, वो कम मिलता है। तो टिपिकली वी प्रेफर पीपल हु हैव अ डिसेंट होल्डिंग पीरियड। आगे उसमें फिर हम लोग उसका सपोज एवरेज पी ऑफ द फंड ऑफ द स्टॉक्स का होल्डिंग, आज उसमें थोड़े से रेशियोज आते हैं जो अभी टाइम लगेगा, बट यू कैन लुक एट शार्प रेशियो, सॉर्टिंग रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये पोर्टफोलियो के भी निकल जाते हैं। ओवरऑल आपकी साइट्स है, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, प्राइम इन्वेस्ट, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आप इनके बारे में उनका क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हो। स्किन इन द गेम, खुद म्यूचुअल फंड ने अपने एम्प्लॉइज ने कितना पैसा डाल रखा है उसमें, कितना वर्किंग कर रखा है, वो कैसे पता कर सकते हैं सर? तो ये जो आज उनका फंड हाउस होता है या वर्किंग होता है, उनकी डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा होता है कि कितना उनका एम्प्लॉइज का शेयर है। काफ़ी बार उनकी जब आप उनसे बात करते हो तो भी उनको आइडिया जाता है कि आप उनको बाहर इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। एक हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ स्कीम्स है। कई फंड हाउसेज में क्या है कि नंबर ऑफ स्कीम्स उतनी ही चाहिए जितनी इनको जरूरत है। दे विल नॉट फ्लोट हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स। तो अगेन इट बिकम्स इजियर फॉर द इन्वेस्टर कि आपको पता है कि यार इनको अच्छा आइडिया आएगा तो आप वाली स्कीम में, इट्स नॉट कि कौन सी 100 स्कीम्स चूज करो। तो जैसे पराग पालिका इनका एक ही 2 स्कीम्स ही है, ज्यादा स्कीम्स नहीं है, तो आपके लिए थोड़ी जॉब भी इजियर होता है। और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे जरूरी किया है कि उन्होंने क्या विंटेज देखा हुआ है साइकिल्स का। डज ही अंडरस्टैंड इकोनॉमिक साइकिल्स वेल, हैज ही गॉन थ्रू 2008 का साइकिल। आज 2008 में मार्केट एक दिन नहीं गिरा था कोविड की तरह, एक महीने नहीं गिरा था, एक साल गिरता रहा। मतलब आई नो सो मेनी इन्वेस्टर्स वो सेड कि भैया छोड़ देते, मार्केट कुछ रखा नहीं है, ये तो खत्म हो गया इंडस्ट्री। तो ये सब फैक्टर्स आप देखोगे तो आप म्यूचुअल फंड का, और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स 5 साल 7 साल 10 साल, जितना लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखोगे उतना है आपको कंफर्ट और आएगा सेट करने में। और बाकी इन सब चीज़ों के लिए देखिए, यू कैन एज अ सेड यू कैन ऑलवेज कंसल्ट एन एडवाइजर टू हेल्प यू इन दिस जर्नी। पर ये चीज़ें अवेलेबल है वैल्यू रिसर्च ऐसी वेबसाइट्स पे जहाँ पे हम जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हाँ, अब सर मेरे को एक चीज़ और जाननी थी, क्योंकि मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस में देखता रहता है यूट्यूब पे, तो आपने 4C प्रिंसिपल के बारे में बात की है, जिसमें आपने बता रखा है कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। तो वो प्रिंसिपल कैसे काम करता है? बिकॉज मेरे को काफ़ी पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा कि इफ़ यू आर नॉट इनटू इन्वेस्टिंग, आप एक पर्सनल रिसर्च करके भी आप ये देख सकते हैं कि इन विच थिंग बिग प्लेयर्स आर गोइंग एंड हाउ टू अडैप्ट दैट। तो वो कैसे करते हैं सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। अगर हम जनरली हम इंडियंस की बात करें, वी आर वेरी गुड एट रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने कभी देखा होगा कई बार कोई प्रोडक्ट आता है, हम उसका फटाफट उसे खोल खाल के उसे रिवर्स इंजीनियर करके हम उस प्रोडक्ट को सस्ता बना भी लेते हैं। हाँ। हमारी डीएनए में है, मतलब वो चीज़। हमारे गांव में जैसे डैड बताते हैं, ग्वार गम की फैक्ट्री लगा था राजस्थान में, अच्छा चलने लगा, 10 लोगों ने और खोल ली। तो वी आर वेरी गुड बाय नेचर ऑफ कॉपिंग एंड अडॉप्टिंग।
आप इन्वेस्टिंग में आते हैं। अब आपको पता है कि कोई लेजेंडरी इन्वेस्टर्स है, जैसे आज नालंदा फंड है, पुलक प्रसाद की बुक भी आई हुई है, आई हाईली रिकमेंड पीपल टू रीड। अब दे हैव अ विंटेज ऑफ एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस वगैरह फॉर लॉन्ग टर्म। अब आपको पता है कि यार मैं स्कीनर पे जाके जो एक अवेलेबल टूल है उस पे जाके मैं सर्च कर सकता हूँ कि नालंदा के कौन से कंपनीज में इन्वेस्टेड है, तो मेरे पास एक यूनिवर्स आ गया। अब ऐसे मेरे जो भी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, उनको मैंने एक यूनिवर्स बना लिया। अब उस यूनिवर्स में मुझे दिमाग के लगाना है कि मेरा चेकलिस्ट, तो 4 C's का मतलब क्या हुआ? क्लोनिंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन, चेकलिस्ट हो गया, सिलेक्शन, कैपिटल एलोकेशन हो गया, पोजीशन साइजिंग, चेकआउट हो गया, एग्जिट। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट 4 C's। ठीक है। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में क्लोनिंग का जो सबसे बड़ा महत्व क्या है कि सम स्मार्ट इन्वेस्टर इज ऑल्सो देयर। इससे कई फायदे होते हैं। एक, आपको उस इन्वेस्टर का फोटो आप देख सकते हो, पुराना स्टाइल ऑफ वर्किंग, उनका होल्डिंग पीरियड, कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और उनका ड्यू डिलिजेंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अब हर इन्वेस्टर नहीं होता, कई इन्वेस्टर लेके बहुत जल्दी बेच भी देते हैं। बट इसमें आपको नालंदा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप पता है कि उनका पेडिग्री है प्रमोटर्स को बेट करने का, लॉन्ग टर्म विजन का, और उनका होल्डिंग पीरियड भी डिकेड्स में चलता है। तो आपको पता है कि ही इज डन इनफ वर्क। अब उनमें से जब आप चूज कर रहे हो तो आपका एक हिट रेशियो टेंड्स टू गेट बेटर एट इट। ठीक है ना? अब इसमें दूसरा हम लोग जो आइडिया के लिए यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं जैसे बेस रेट्स हम लोग बोलते हैं, बेस रेट्स या मेगा ट्रेंड्स बोल दिया। ठीक है। तो आज कौन से धंधे हैं जो आज यूएस में, यूरोप में या बाहर कंट्रीज में बहुत अच्छा पैसा बना के दिए हैं, चाहे वो रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं। एंड इंडिया इज लाइक कि कई जगहों में इट्स लाइक गोइंग इन अ टाइम मशीन, कि जो चीज आज यूएस यूरोप में हो रही है कई सेगमेंट्स में, कई जगह हम लोग भी आ गए, जैसे यूपीआई स्टैक हमारा बेटर है, वर्किंग है, बट कई जगह जो वहाँ चीज़ हो रही है 10 साल बाद हमारे यहाँ हो रही होती है। तो यू कैन सी लाइक अ टाइम मशीन काइंड ऑफ थिंग। एंड वहाँ इसमें कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं जो अच्छा पैसा बना रहे हैं, एक वो हो गया मेगा ट्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेगा ट्रेंड्स हो गया। तीसरा कॉर्पोरेट एक्शन, आज कहीं डिमर्जर हो रहा है, ओपन ऑफर हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, मैनेजमेंट टेक ओवर में बहुत पैसा बना है हम लोगों का। सीजी पार्क का एग्जांपल तो सबने सुना ही होगा कि आज मुरुगपा ग्रुप ने टेक ओवर किया, वो कंपनी ने कितना बड़ा मल्टीबैगर बना। बट ऐसे बतेरे एग्जांपल्स और इंडो ट्रांसफॉर्मर हो गया, जो रिसेंटली कंपनीज में अब नई मैनेजमेंट आने से बेनिफिट क्या मिलता है, उस पर एक नई एनर्जी, एक नई जान, एक नया विजन आता है, एंड कई बार डेड एसेट मल्टीप्लाई करना चालू करता है। ये हो गया अपना आइडिया जनरेशन का थॉट प्रोसेस। और आगे फिर इसमें हम चेकलिस्ट और एलोकेशन और उसके हिसाब से। तो सर एलोकेशन इसमें क्या रहती है? जैसे कि हमने किसी को देखा, फॉर एग्जांपल हमने एक इन्वेस्टर का ये सारा पॉइंट कर लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं इस इन्वेस्टर ने तो लगा रखे है इसमें 200 करोड़ 300 करोड़, ठीक है, बट हमारी कैपिटल एलोकेशन कैपेसिटी तो उतनी है नहीं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे अगर इसने 300 करोड़ लगाया, तो अगर हमें अपना 1 CR इन्वेस्ट करना, टोटल हमारी कैपिटल ही 1 CR है, तो हमें 1 CR पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका कितना % इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? तो अज्यूमिंग कि हमने अभी सेकंड स्टेप कर चुके हैं हम, हाँ, अपना चेकलिस्ट वाला कि जो हमने सिलेक्शन कर लिया कौन से इस यूनिवर्स में से हमें एलोकेट करने हैं। अब आता है पॉइंट कि हमें कितना एलोकेट, जो आपने पूछा। अगेन अब ये सब चीजें ना मैं बोलूंगा कि थोड़ी सॉफ्ट साइंसेज है। सॉफ्ट साइंसेज का मतलब या आर्ट का मतलब क्या है कि ऐसे डेफिनेट रूल्स नहीं है। या फिजिक्स में से क्या होता है कि आपको पता है कि E = mc², वो डेफिनेट रूल है, या मैथ्स में 2+2 4 है, देयर इज नो डेफिनेट रूल है। ये सोशल साइंस टाइप की तरह की। हाँ, इस तरह से तो एक्सपीरियंस पे आप जज कर सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे हमारा थॉट प्रोसेस पहले क्या रहता है कि आपने मेगा ट्रेंड वाइज कंपनी को सेग्रीगेट कर दिया कि सपोज रियल एस्टेट एक मेगा ट्रेंड है, तो मैंने आज देखा कि चाहे मुझे गोदरेज प्रॉपर्टी है, चाहे मैक्स एस्टेट्स है, चाहे जो भी प्रेस्टीज है, मैंने एक बकेट बना लिया। ये हो गया मेरा रियल एस्टेट मेगा ट्रेंड का, ये हो गया मेरा ईटिंग आउट मेगा ट्रेंड का, जोमेटो हो गया, वो हो गया, ये हो गया मेरा हेल्थ केयर का, हॉस्पिटल्स हो गया। आपने एक सेग्रीगेशन कर लिया मेगा ट्रेंड्स में। तो आपने बोला कि मैं 5 मेगा ट्रेंड या 10 मेगा ट्रेंड प्ले कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आपको पहले पता है एक मेगा ट्रेंड में आपको कितने प्लेयर्स चाहिए। वो गोरिल्ला वाला कॉन्सेप्ट आता है कि आपको कोई 10 प्लेयर चाहिए क्या? एक ही चाहिए, एक चाहिए, 2 चाहिए, अगर आप श्योर नहीं है तो। हाँ, ठीक है, नहीं तो 1-2 प्लेयर से ज्यादा जरूरत नहीं है। सही बात है। ठीक है ना? या उस मेगा ट्रेंड के अंदर सब ट्रेंड्स हैं। जैसे आज कैपिटल गुड्स एक मेगा ट्रेंड है, तो आज उसमें somebody is doing transformers, somebody is doing the lining and manufacturing, assembly of say power equipments, somebody is doing cabling वाला काम जैसे पार कर रहा है, maybe you're playing through
सेवरल ट्रेंड्स, बट अगर ओवरऑल देखा तो एक मेगा ट्रेंड है, तो उसको सब ट्रेंड्स में फिर अगर ब्रेक करना तो कर लीजिए, सही बात ठीक है। है। जैसे रियल एस्टेट है, तो एक हो गया रियल एस्टेट कंपनीज हो गया, एक हो गया रियल एस्टेट ईपीसी कंपनीज हो गया। ईपीसी कंपनी से कैपेसाइट, बीएल कश्यप, आलूवालिया, रियल एस्टेट कंपनी में से डीएलएफ हो गया, ये हो गया। तो अब आपने उस सब ट्रेंड में आपने देखा कि मुझे ये कंपनीज बेस्ट लग रही है। अब कई बार आपको मल्टीपल भी करना था, ऐसे बकेट ले सकते हो आप, कि मैंने एलोकेशन इस थीम में सपोज 5%, 10%, अब 5-10 क्यों, 1-2 क्यों नहीं, 20-30 क्यों नहीं। तो अगर आप वीडियोस देखेंगे उत्पल शेठ के टॉकिंग अबाउट राकेश जी स्टाइल, तो ही क्लियरली मेंशंस कि टाइटन उनके लिए इतना बड़ा पोर्टफोलियो था, इतना बड़ा, ऑलमोस्ट 25-30% ऑफ नेटवर्थ, बट ही डिडंट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ हिज वर्थ कैपिटल in Titan. They averaged up. तो वो बोलते हैं वीडियोस में अपने कि राकेश जी ने टाइटन 30 पे भी खरीदा, 60 पे खरीदा, 300 पे भी खरीदा, 10x पे भी वो एवरेज अप लेते रहे, करते रहे। कैसे एवरेज अप करते रहे? जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करती गई, कंपनी के माइलस्टोन्स बढ़ते रहे, वो और लगाते रहे, वो और इंप्रूव करते गए, वो ऐड करते गए। तो हम लोग भी अब उस चीज से इन्फ्लुएंस है कि लेट, जैसे अपन बोलते हैं कि असिमेट्री, कि मतलब आज आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, और कॉन्वेक्सिटी मतलब कि आपके लिए एक डिस्प्रोपोर्शनेट आउटकम आ सकता है। ये दोनों चीज को आप अगर यूज करते हो, तो लेट द कॉन्सेंट्रेशन बी आउटपुट, नॉट द इनपुट। जब शुरू में आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो आप मार्केट को बोल रहे हो कि भैया मुझे पता है यही कंपनी मल्टीबैगर बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन कैसे करोगे आप सोच सकते हो कि ये मॉडल है वर्किंग, बट एग्जीक्यूशन तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। सही बात है। तो इसलिए बेटर है कि आप मार्केट गॉड्स को ये बोल रहे हो कि ये कंपनीज है, इनमें में नॉट सो सिग्निफिकेंट, मतलब नॉट सो इनसिग्निफिकेंट, मीनिंग कि एक 2 to 5%, तो हमारा जो रेंज होता है 2 to 5 to 10 होता है। 2 to 5 हम लोग करते हैं बेस्ड ऑन हमारा जो चेकलिस्ट है, और 5 to 10 के बीच में करते हैं अगर बहुत ही सस्ता, बहुत ही अमेजिंग वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो वी गो अप टू 10, वो बकेट के लिए, ठीक है ना, वो बकेट के लिए। तो अगर आज मैं रियल एस्टेट का बात करूंगा, मेगा ट्रेंड का, तो सपोज मेरे को 10% अलोकेट करना है एक थीम को, ठीक है ना, तो उसमें से फिर मैं आगे किसी को 2%, किसी को 5%, या एक कंपनी को ही 10% पूरा करता हूँ, डिपेंडिंग अगर वैल्यूएशन बहुत अच्छी मिल रही है। अदरवाइज जहाँ वैल्यूएशन बहुत अच्छी नहीं है, वी डू लेस देन 5%। ओके, और मिनिमम हम लोग 1-2% लेने की तो कोशिश करते हैं, नहीं तो जू बन जाएगा। आपको जू थोड़ी बनाना है, आपको क्रिकेट टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की। अब वो 11 है, 13 है, 6 इनिशियली जब हम चालू करेंगे, मे बी वो प्लेयर्स 20-25 भी होंगे। एंड मैं एडवाइस भी करता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करिए, इट विल कम विद एक्सपीरियंस। तो स्टार्टिंग में अगर आप बोलेंगे मैं सिर्फ 5 प्लेयर में काम कर रहा हूँ, उसमें या तो गलतियां होगी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, कि आप कई बार गलत जगह डाल देंगे। तो मेगा ट्रेंड लिया, सब ट्रेंड लिया, उसमें बिटवीन 2 to 10 एलोकेट कर दिया, ये आपने एक ओवरऑल एलोकेशन कर दिया। आप उसमें अगर आप बोलेंगे कि रैंकिंग वाइज, वर्किंग वाइज मैं कैसे चूज करता हूँ, उसमें एक हमारा मॉडल है रैंकिंग ऑफ बिजनेस मॉडल्स, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर धंधे में सिलेक्शन और एलोकेशन को और बढ़ाने के लिए। तो सिलेक्शन में जैसे हम लोग देखते हैं, अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ उस चीज पे, कि अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट अच्छा मतलब कि उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उनके पुराने एक्शंस, उनका बैकग्राउंड, क्या उन्होंने किसी और कंपनी वेल्थ क्रिएट करा है। जैसे आज वंडरलाइक कंपनी हम लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, अब वो वी गार्ड ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने वी गार्ड में भी बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि एक जगह वेल्थ क्रिएट करा है तो दूसरी जगह भी करेगा। टाटा के लिए अपन क्या बोलते हैं कि आज उन्होंने कितनी कंपनी से वेल्थ क्रिएट करा है, तो अगर नया कंपनी सपोज टाटा लेक्सी है, टाटा कम्युनिकेशन है, या तेजस है, कोई भी, आपको लगता है कि हाँ ये वेल्थ क्रिएशन का तो इनका माइंडसेट है ही, मैनेजमेंट का देख लिया आपने। फिर आप आते हो कि स्केलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है अच्छी चल रही है, कि स्केलेबिलिटी में आप दो चीज देखते हो, अपॉर्चुनिटी साइज और राइट टू विन। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज है। अब जिलेट अगर 70% मार्केट शेयर लेके बैठा है शेविंग का, तो ग्रो कैसे करेगा? या तो इंडस्ट्री हैज टू ग्रो 20%। अब मेरी पॉपुलेशन 2% ग्रो कर रही है, तो मेरा मार्केट भी 2% ग्रो करेगा। सही बात है। और मेरे पास नए प्रोडक्ट्स भी नहीं है नेस्ले मैगी की तरह, जो मैं 10 प्रोडक्ट ला सकता हूँ। मेरे पास एक डेफिनेट लिमिटेड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उतने ही आ सकते हैं। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी साइज ही नहीं है। राइट टू विन, आपने बहुत कंपनी से सुना होगा स्टार्टअप्स की, सर हमें को 1% मार्केट भी मिल जाए। सर मैं बोला 1% भी क्यों मिलेगा? राइट टू विन होना चाहिए। राइट टू विन क्या होता है, जो पैट डॉर्सी अपनी बुक में समझाता है, या जो अपन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोड्स बोलते हैं। तो ब्रीफली आप देखेंगे एक तार से दूसरी तार जुड़ी हुई है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से मैं ब्रीफली बोलूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, आप लोग पढ़ सकते हैं
कि जैसे ब्रांड्स हो गया, जैसे मैगी एक ब्रांड है, वर्किंग है, तो ब्रांड्स के लिए आदमी चूज करता है, वी विल चूज मैगी ओवर CIEP नूडल्स। नेटवर्क इफेक्ट्स हो गया, जैसे मैंने जोमेटो एग्जांपल दिया, फेसबुक एग्जांपल दिया। स्केल इकोनॉमिक्स, जहां पे आप इतने स्केल पे काम कर रहे हो कि आज जो आपकी कॉस्टिंग बैठ रही है वो किसी और की आ ही नहीं सकती। डीमार्ट एक अच्छा एग्जांपल है। आज जब मैं 10,000 करोड़ की बाइंग कर रहा हूँ तो मैं जो डिस्काउंट नेगोशिएट कर सकता हूँ वो रिटेलर कहाँ से नेगोशिएट करेगा? ठीक है ना। स्विचिंग कॉस्ट, अब स्विचिंग कॉस्ट में क्या होता है, आपने सॉफ्टवेयर एक ले लिया अपनी कंपनी में, सैप ले लिया, वो एक शादी की तरह है। टू शिफ्ट टू अनदर सॉफ्टवेयर आप जल्दी से कमर्शियल से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सबका यूजर ट्रेनिंग इज नॉट इजी वर्किंग वाइज। तो ये अगर मैं बोलूँ मेजर, जैसे अपन बोले ब्रीफ में, जो अपन बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। ठीक है ना। कमिंग बैक टू दिस थिंग कि आपने राइट टू विन देख लिया, स्केलेबिलिटी देख लिया, तो मैनेजमेंट हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, राइट टू विन हो गया। ठीक है ना। तो राइट टू विन, अपॉर्चुनिटी साइज आके स्केलेबिलिटी हो गया कि हाँ ये कंपनी स्केल अप कर सकती है। ठीक है ना। अच्छी मैनेजमेंट है तो पैसा हमें मिलेगा। अब उसके बाद लॉन्जिविटी, क्या ये धंधा 10-20 साल रहेगा भी? अच्छी मैनेजमेंट है पर ये बिजनेस ही में 10-20 साल तक नहीं रह सकता, पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा। जैसे आज कंपनीज थी, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो आज फॉर एग्जांपल कैमरा मैन्युफैक्चरिंग में करती थी, जैसे कोडैक फूजी थी पुरानी कंपनीज में, या करंट में आज अगर देखोगे कोई अगर पिक्चर टीवी ट्यूब का बना रही है, या आज जैसे अगर अपन बात करें कि फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल से या वर्किंग है, कई चीजों को लॉन्ग टर्म क्या वर्किंग रहेगा, चीज रहेगा, शायद अपने को नहीं पता कर सकते, ही नहीं कर सकते, या क्या चेंज होगा। तो उन चीजों में फिर अपने को क्या करना है, उनको अवॉइड करना है। मार्केट मल्टीपल क्या देगा? मार्केट मल्टीपल तब देगा जब मार्केट को पता है कि ये अर्निंग्स लॉन्ग टर्म आएगी कंपाउंडिंग में, नहीं तो वो मल्टीपल ही नहीं मिलेगा, रेटिंग नहीं होगी। फिर आगे हम चलते हैं, हेडविंग्स तो नहीं होनी चाहिए धंधे में। क्या नहीं होनी चाहिए? हेडविंग्स। अब अगर आप सपोज माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में हो अभी, या एनबीएफसी इंडस्ट्री में हो, आपको पता है आरबीआई से काफी प्रेशर आ रहा है, रेगुलेशन का, वर्किंग का, हेडविंड्स काफी है। और एक आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो जहां टेलविंड्स चल रही है, जहां जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, वर्किंग जा रही है, AI ML, तो चांसेस कहाँ है ज्यादा पैसा बनने का? यहाँ चांसेस ज्यादा है। लेट्स अवॉइड दिस हेडविंड्स वाला सेक्टर। ठीक है ना। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री फेवरेबल है क्या? आज अगर 15 प्लेयर है टेलीकॉम के, पैसा कैसे बनेगा? अभी ईवी में क्या हो रखा है, जैसे हम लोग खुद ईवी फाइनेंस करते हैं, ई रिक्शाज में 400 प्लेयर रजिस्टर्ड है। 400 रजिस्टर्ड प्लेयर में आप पैसा कैसे बनाओगे? जब तक टू व्हीलर इंडस्ट्री के 3-4 प्लेयर नहीं उसमें अपकमिंग निकल के आते हैं, वैल्यू क्रिएशन, वो जो प्रॉफिट पूल है वो इकट्ठा ही नहीं होगा टॉप 3-4 प्लेयर्स में। स्टाफिंग इंडस्ट्री है, वेरी डाइवर्सिफाइड। तो आप देखो एक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी बनी नहीं पा रही। तो ये एक आपको इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा कि सप्लाई साइड कंसल्ट कर रही है क्या। जैसे आपको रियल एस्टेट एग्जांपल दिया कि रेरा, डीमॉन, GST से सप्लाई साइड वहाँ कॉन्सेंट्रेट हुई। सर लेकिन इसमें एक मेरे को लगता है, एक पर्सनली आजकल मैं एक और सेक्टर देखता हूँ, मेरे को लगता है मैं उसको नाम देता हूँ इनएविटेबल सेक्टर्स, जैसे कि जिनको रिप्लेस करना इज लाइकली टू बी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आप NSE BSE देखो, देयर इज वेरी अनलाइकली कि एक और स्टॉक एक्सचेंज बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे थे, होते अब सिर्फ NSE BSE और तीसरा MCX बचा है जो है ही नहीं जिसका कुछ मार्केट शेयर। तो अगर यहाँ पे कोई NSE या BSE में लगाता है, अब मेरे को नहीं पता किस प्राइस पॉइंट पे आपको लेना चाहिए, एग्जिट कब करना चाहिए, लेकिन इट्स लाइकली कि 10 years बाद भी NSE BSE चल ही रहा होगा स्टॉक एक्सचेंज। हो सकता है तरीके बदल जाए लेकिन लिस्ट उन पे ही होंगी कंपनीज। CDSL NFDL है, उसमें ही डिपॉजिटरी है, उसके अलावा कोई डिपॉजिटरी आ नहीं सकती। तो ऐसे ये तो मैंने 2 पकड़े, आप ऐसे इनएविटेबल सेक्टर्स को भी कैसे देख सकते हैं हम, जिसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं हो सकता? देखिए मैं तो एक चीज बोलूंगा कि लाइफ में पहली बात अगर आप बोले लॉन्ग टर्म में, जैसे हार्वर्ड मार्क्स बोलता है, एवरीथिंग इन लॉन्ग टर्म इज सिक्लिकल। कईयों की साइकिल लंबी होती है, कईयों की छोटी होती है। जैसे आज IEX है, एक स्टेज पे पावर एक्सचेंज में उसको भी सोचा गया था इनएविटेबल है, फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशन ही ऐसे आ गई जिससे सडनली उनका ये हो गया कि मोनोपोली खत्म ही ना हो जाए। तो इट इज लाइक कि लेते समय हम बोलते हैं फॉर एवर एंड एवर, लाइक इन मैरिज, बट यू हैव टू स्टिल कीप नर्चरिंग द रिलेशनशिप, कीप वाचिंग इट, कि रेगुलेशन के चक्कर में क्या वो इंडस्ट्री डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, क्योंकि जिस रेगुलेशन ने उसको मोनोपोली बनाया है वो रेगुलेशन बदल भी सकता है। वर्सेस नेचुरल मोनोपोलीज, आज समथिंग लाइक अगर मैं पॉलिसी बाजार की बात करूं, 90% मार्केट शेयर लेके बैठा है, दैट्स अ नेचुरल मोनोपोली, रेगुलेशन हैज नॉट मेड इट। आज जोमेटो अगर धीरे धीरे मोनोपोलाइज हो रहा है, अगर ग्रो कर रहा है, दिस इज नॉट रेगुलेटेड। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मोनोपोली में भी रेगुलेटेड मोनोपोलीज है जो कि ब्रेक होना आसान है, वर्सेस नेचुरल मोनोपोलीज। तो एक तो उसमें
क्लासिफाई करिए, रेट ऑफ चेंज रेगुलेटर में सडनली रेगुलेशन चेंज हो सकता है। आ जाएगा। एनएससी में भी क्या हुआ है, एनएससी में भी लास्ट फ्यू इयर्स में रेगुलेटर हैज बीन टेकिंग अ स्टैंड कि मुझे एक मोनोपोली नहीं चाहिए, तो बीएससी को अलाउ कर रहा है अलग अलग एक्सपायरीज लॉन्च करना, वर्किंग करना, चीज करना। आपने को बीएससी कितना बड़ा मल्टीबैगर बन गया, जो कि राइट ऑफ हो गया था कि भैया एक ही एक्सचेंज चलेगा, मेन एनएससी हो गया था, एनएससी हो गया था टाइम पे, बट बिकॉज रेगुलेटर वाज सेइंग कि टू मच पावर कंसंट्रेशन एक पे नहीं होनी चाहिए। अब सडनली दिस इज लाइक द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट डिसरप्टिंग द नेचुरल मोनोपोली एंड वर्किंग, और वो होगा। ये चीजें चैलेंज होगी, कई बार आप बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगे, जैसे यूएस में स्टैंडर्ड ऑयल बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी, तो उसको ब्रेक कर दिया गया कि ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस, तो कई बार गवर्नमेंट उसको मोनोपोली को ब्रेक करता है। अब इनएविटेबल्स को तो हम अपना वो स्ट्रक्चर वही यूज करते हैं कि क्या मैनेजमेंट अच्छी है, अगर एसेट बहुत अच्छा है पर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो कैश फ्लो आपको फ्लो नहीं करेंगे, कैश फ्लो आपको फ्लो नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट भी आपको बढ़िया और अच्छा या प्रोफेशनल चाहिए जो आपको वो कैश फ्लोस फ्लो करे। लॉन्जिविटी, जिसमें आपको रेगुलेटेड मोनोपोली है, स्केलेबिलिटी है, क्या उस मोनोपोली को ग्रो करने के लिए और ऑप्शन है? कई बार वो मोनोपोली ऐसे सेगमेंट में जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, फिर आप क्या करोगे? तो मॉडल वही काम आता है, इट इज ईजियर। अच्छा, एक चैलेंज और आता है, कई बार एपरेंट मोनोपोलीज को ना मार्केट वैल्यू भी वैसे करता है। सही बात है, वो पहले से बहुत रिचली वैल्यूड होता है। तो आपके पास आज के जमाने में क्या चीजें है? इंफॉर्मेशन एज इज डिसअपियरिंग, इंफॉर्मेशन एज इज डिसअपियरिंग, क्योंकि इतना नॉइज आगे आ जाता है। पहले के जमाने में तो नहीं कि एनुअल रिपोर्ट्स नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही, अब तो इनका पे शेयर हो जाती है सर। एनालिसिस एज भी धीरे खत्म होती जा रहा है। आपका चैट जीपीटी, एआई, और इसको बेटर कर रहा है, और 10 लोग हैं जो ट्विटर पे इसको एनालाइज करके डाल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, एक आपको वन पेजर मिल रहा है। तो एनालिसिस एज भी धीरे कम हो रहा है। तो बिहेवियरल एज है जो आपके सभी भी रह आता है। टाइम आर्बिट्राज अपन बिहेवियरल एज के अंदर रहते हैं कि मार्केट में भी वैल्यू कर रहा है सपोज एनएससी को नेक्स्ट 2 इयर्स के हिसाब से। मैं सोच रहा हूँ कि वो 10 साल भी रहेगा या 20 साल रहेगा, बिकॉज मेरा होराइजन लंबा है, मैं पैसा फिर भी बना लूंगा, बिकॉज मैं टाइम आर्बिट्राज कर रहा हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म नहीं देख रहा। मार्केट कई बार शॉर्ट टर्म देख रहा होता है, नेक्स्ट, या ब्रोकर्स या फंड हाउसेस कई बार शॉर्ट टर्म देख रहे होते हैं, हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। या बिहेवियर ऐसा है कि आपको पता है कोविड में ये चीज गिर गई है, पर आपको पता है कि नहीं ये एसेट स्ट्रांग है, सॉलिड है, मैं लेके बैठा हूँ, दैट इज ऑल्सो बिहेवियर एज। तो उस चीज में आप इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे टाइटन में गोल्ड लोन का इशू हुआ था, गोल्ड लोन की रेगुलेशन चेंज हुई, स्टॉक्स गिर गए सारे। अब उस टाइम जो इन्वेस्टर्स ने उठाया टाइटन को, मैगी में नेस्ले में क्राइसिस हुआ था, उस टाइम नेस्ले आपको 50-60% 70% करेक्ट कर दी थी। तो कई बार इन मोनोपोलीज में वो अपॉर्चुनिटीज आती है कि कुछ डाउनफॉल टेम्परेरी डिसरप्शन टाइम पे आप ले सकते। एमसीएक्स में जब बीच में मैनेजमेंट चेंज हुआ, स्टॉक रियली क्रैश्ड, तो कई बार ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको। अब उस टाइम आप लोड अप कर पाते हो क्या, तो आपको और अच्छा रिटर्न मिल पाता है। तो सब परफेक्ट ग्रुप। अब 5 कौन से स्टॉक्स है जिसमें पर्सनली इन्वॉल्व है? ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने कहा था पूछने को। तो देखिए, हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट फोरम्स में कई बार स्टॉक्स को फ्रेमवर्क के हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हम लोगों ने आइडियाज दिए भी हैं आज सोशल मीडिया में वगैरह में। अगेन वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वो आइडियाज जो हमने दिए हैं वो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए दिए हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इन्वेस्टर्स को कि हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि टीचिंग हाउ टू फिश रादर देन डू फिशिंग, मतलब कि मैं आपको बता के दे भी दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल रहा हुआ है, हम लोगों ने पास्ट में कंपनी थॉमस कुक के बारे में बात की, अब उसके बाद उसमें जो डेवलपमेंट्स हुए, मैनेजमेंट चेंजेस हुए, वर्किंग हुए, मैं कैसे अपडेट कर पाऊंगा? सही बात है। तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि आज वो कंपनी अच्छी है, कल वो रहेगी नहीं रहेगी, आई कैन नॉट शेयर माई एग्जिट्स। ठीक है, सेबी रेगुलेशंस हैं। तीसरा है क्या लोकेशन है, क्या आपका रिस्क प्रोफाइल है, क्या साइजिंग है। तो इसलिए जो आपको पहले बताया स्विमिंग पूल एनालॉजी, आप उसको फॉलो करिए, दैट इज अ बेटर वे। और हमारे जो स्टॉक्स हमने जो बात करे हैं सोशल मीडिया में, उनको इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स दीजिए। जैसे इन्फोएज के थ्रू मैंने साइड का इन्वेस्टिंग समझाया, वंडला के थ्रू मैंने कैपेसिटी टू रीइन्वेस्ट समझाया, आज डीसीबी बैंक के थ्रू मैंने मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, ये वर्किंग चीज समझाया। तो हम लोग का समझाने का पर्पस हमेशा एक फ्रेमवर्क को होता है। उस फ्रेमवर्क को समझ के आप उसको और स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करिए, तो आप 5 क्या 10 स्टॉक ढूंढ सकते हैं। सही बात है। बट सर मेरे को पर्सनली 2 स्टॉक तो जानने होंगे जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं करे, लेकिन आपने जिस टाइम पे इन्वेस्ट किया था, शॉर्ट में बताइए क्या देख के इन्वेस्ट किया था और किस पॉइंट पे एग्जिट कर दिया आपने। तो मैं पास्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे पास्ट इन्वेस्टमेंट्स में
जैसे वंडरला हो गया, आज कोविड टाइम में आपको पता है कि आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई थी, स्टॉक क्रैश्ड, इतना क्रैश कर गया कि जो इनके अम्यूजमेंट पार्क्स थे उनकी लैंड वैल्यू से कम पे स्टॉक मिलने लग गया था। अब प्रमोटर, मैंने आपको बताया वीगार्ड वाले प्रमोटर है, तो मुझे पता है कि पीछे एक वेल्थ भी है, प्रमोटर बैंकरप्ट होने के चांसेस कम है पीछे एक, लेकिन गो थ्रू द डाउन टर्न। कई बार इंटेंशन होने के बाद भी आपके एबिलिटी नहीं होती, तो वो एबिलिटी थी। फिर उनकी कॉन कॉल्स जो रेगुलर होती है, जो इन्वेस्टर सुन सकता है एक कंपनी में रजिस्टर करके या उसके अनाउंसमेंट्स को पढ़ के, ठीक है, उन कॉन कॉल्स में अपने प्लान्स बताए थे कि हम लोग अभी हम लोग इस पे चाहे वो कुछ ईटिंग आउट में कुछ ट्राई कर रहे हैं, हम लोग कुछ छोटा अम्यूजमेंट पार्क को कोशिश कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली दे वर ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन डू समथिंग और द अदर टू कीप द एम्प्लॉइज रिटेन, टू मेक श्योर कि हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में वर्किंग करते रहे। अब ऑब्वियसली दोज एक्टिविटीज विल नॉट बी दैट रेवेन्यू जनरेटिंग इन द फ्यूचर, बट एक था कि मैनेजमेंट डायनेमिकली काम कर रहा था, वैल्यूएशन आपकी फेवरेबल थी। अब आप कभी भी सोचेंगे, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि हिस्ट्री डजंट रिपीट बट इट राइम्स। कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है हिस्ट्री में जो कई बार अनप्रेसिडेंटेड होती है उस टाइम पे, बट मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स आर रेजिलिएंट, वी आर लाइक कॉकरोचेस, कि वी कैन सर्वाइव अ न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट आल्सो। तो अगर ये फेथ है, बिलीफ है ह्यूमैनिटी में कि वी विल ओवरकम द चैलेंज, तो क्या एंटरटेनमेंट की नीड खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होएगी। तो एंटरटेनमेंट में उल्टा कोविड के बाद जो प्लेयर्स हैं, उल्टा कॉम्पिटिटर उल्टा खत्म हो गए, जो लेवरेज थे, जिनके पास वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उल्टा आपके जो एंटी फ्रेजाइल प्लेयर्स हैं, दिस इज अ वेरी नाइस बुक एंटी फ्रेजाइल बाय नसीम तालिब जी, आई वुड रेकमेंड टू गो थ्रू, कि वो क्या बोलते हैं कि कई बार क्राइसिस में गुड कंपनीज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड पुअर कंपनीज वैनिश। तो यू आर लुकिंग फॉर दोज ग्रेट कंपनीज व्हिच बिकम इवन स्ट्रॉन्गर, दे आर एंटी, जैसे कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल और रेजिलिएंट। जैसे बैंकिंग एग्जांपल देता हूँ, डीसीबी बैंक और रेजिलिएंट, मिड कैप बैंक था, कोविड क्राइसिस को सर्वाइव कर गया। एचडीएफसी बैंक वाज एंटी फ्रेजाइल, वो मार्केट शेयर गेन करा, डिपॉजिट्स गेन करी, लोग घबरा रहे थे बैंक ही बंद हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, लेट मी गिव माय मनी टू एचडीएफसी बैंक। तो somebody who benefits from the crisis is एंटी फ्रेजाइल, वो टॉप कैटेगरी हो गया। somebody who survives resilient मिडिल कैटेगरी हो गया, कि सर्वाइव कर गया, मरेगा नहीं। तो वंडरला वाज दैट वे एंटी फ्रेजाइल, की मरेगा नहीं, रेजिलिएंट तो था ही, बट कॉम्पिटिटर्स मर गए, तो इट बेनिफिटेड फ्रॉम द क्राइसिस। पुअर होता है, जैसे आज जो बिजनेस खत्म ही हो गए, डाइनिंग आउट में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो फिनिश हो गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये देखते हुए हमने वो देखा कि इंडस्ट्री फेवरेबल है, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस आउटडोर का है, इनकी रैंकिंग्स, कंज्यूमर लव, कस्टमर लव फॉर ट्रिप एडवाइजर एंड वर्किंग, एवरीथिंग वाज देयर। हम लोग खुद भी पार्क्स जाके आए थे, वी लव्ड इट। तो वो सब देखते हुए हम लोगों ने एंट्री करी, स्टॉक क्विकली बिकम अ मल्टी बैगर वंस कोविड डस्ट सेटल्ड। तो दिस वाज वन एग्जांपल व्हिच वी डिड। और इन्फो एज, कैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, थोड़ा सा मैं उसको और एलैबोरेट करता हूँ कि स्मॉल कैप था सर, स्मॉल कैप में देखिए, अगर मैं शुरू की अपनी जर्नी बताऊं, तो शुरू में आई वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बफेट, मंगर, एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज वर्क ऑन लार्जर कैप्स कंपनीज एंड जैसे आपने बोला कॉन्संट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन आई रियलाइज्ड कि maybe that style is more appropriate when you have already made the money and you want to compound it, say 50-20%. In the past few years, I have realized कि अपने अगर आपका portfolio size छोटा है, तो Buffett partnership years is the learning place where you need to look at, where he was churning very fast. He was trying to make quick money, rotating money, and his size allowed him, and that's why he made bigger money. Tremendous amount. So now in the last few years, we have pivoted towards what I would say is smaller companies where we're studying them. But the point with smaller microcap companies is the execution track record. A lot of them have transitory tailwinds. So you benefit from, say, X to, say, a 3X or 4X. But is it easy to ride them for a very long time? Very few companies are able to. So personally, my experience in this small mid-cap segment has been new in the last few years. And that's why the examples have been. But maybe next time you'll host me, I'll have some 4 examples, because last few years I've been working really hard on this. Just to give a small example, Gokul Das was one company, just in small companies, which was a few hundred crores, even less than that. So the company was being exited by Blackstone because they could not run it properly. And one of the ex-employees of Blackstone, Matthew Sirac, bought it. Now this is so interesting. If you look at from that point of view, ki I am putting my personal wealth. I am borrowing money from friends and family and buying a company. That means my interest is aligned. And if I'm a smart person, you trust on me. And then he brought his friend
to run the company, and then you kept seeing the metrics improving. So that stock almost became almost like a 10x for us from the lows, because we could see the journey playing out, and we could see China plus one strategy playing out, and how this management bought this dead asset and scaled it up. तो सर हाउ डिड यू डिसाइडेड, जैसे कि ये 2 स्टॉक्स है आपने होल्ड करके रखे 10x हो गए, तो हाउ डिड यू डिसाइडेड कि अब 10x के बाद मुझे एग्जिट भी ले लेना चाहिए? लाइक हम बहुत लोग होते हैं कि एंट्री पॉइंट सही हो जाता है, एग्जिट पॉइंट नहीं हो पाता. करेक्ट. तो अगर हम चेकआउट की बात करते हैं हमारे प्रोसेस में, जो 4C है, उसके लिए अगर आप फंडामेंटल देखेंगे, एक तो फंडामेंटल टूल किट है, टेक्निकल टूल किट है. पहले फंडामेंटल टूल किट की बात करता हूँ. देयर इज अ लेजेंडरी इन्वेस्टर कॉल्ड चक आकरे. वो ये बोलते हैं कि सेलिंग आपको कब करनी चाहिए, उनके कुछ रूल्स है. तो वो बोलते हैं अगर बिजनेस ठीक चल रहा है तो वैल्यूएशन चक्कर में मत बेचो. वैल्यूएशन चक्कर में मत बेचो. वो बोलते हैं कब बेचो, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, इंटेंशन चेंज हो गया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेंज हो गया है, तो बेच दो. बिजनेस मॉडल फ्लॉड हो गया है, वर्किंग हो गया है, चीज हो गया है, तो आप बेचो. तो बोले आज इन कंडीशंस में आपको बेचना है, वैल्यूएशन के लिए आपको नहीं बेचना. तो आप ट्रूली ग्रेट बिजनेस, अगर आपके हाथ में टाइटल लग गया या कोई ऐसा कोई बिजनेस लग गया जिसको आप लॉन्ग टर्म रख सकते हो, तो आपको रखना चाहिए. दैट इज द फंडामेंटल थिंग. एज आई सेड, नाउ अगेन आप किस फ्रेमवर्क और स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में हो. जैसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पैसा बन गया, मुझे कंपाउंडिंग ही करनी है, 15-20% ठीक है, तो ये कई बार अच्छे स्टॉक्स होता है हॉट डिबेट में आते हैं. हॉट डिबेट का मतलब क्या, मर्सर्स ने टर्म यूज करा है कि कई बार दे रन अहेड ऑफ द वैल्यूएशंस, rather than correcting they go stagnant, and then they again go back again, because हम लोग थोड़ा फास्टर वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं पर्सनली. तो हम लोग फिर इसमें टेक्निकल यूज करते हैं कि आज टाटा एलेक्सी अगर 800 से 8000 10,000 जा रहा है, तो 100% तो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा. फंडामेंटली तो आपको स्टॉक 3,000 पे महंगा लगेगा. 3,000 पे भी महंगा है यार. 3,000 पे महंगा लगेगा, पर आप वो जो पागलपन वाला 10,000 तक का राइड है, वो कैसे राइड करना चाह रहे हो. तो थ्रू टेक्निकल हम 70 से 80% राइड कर लेते हैं. हाँ, टेक्निकल देख के. टेक्निकल में हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो मंथली. आप सर दोनों करते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल? तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि टेक्निकल हम लगाएं फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर. ठीक है. फंडामेंटल हमारा हो गया कि यूनिवर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, यूनिवर्स सेलेक्ट कर लिया. टेक्निकल आपको एंट्री और एग्जिट में हेल्प एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है. हाँ. अब एग्जांपल देता हूँ कि जस्ट पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको एंट्री का भी एग्जांपल दूंगा. तो टाटा एलेक्सी में जैसे आज वो स्टॉक भाग रहा है टेक्निकल्स में, अगर वो लॉन्ग टर्म मंथली एवरेजेस नहीं तोड़ रहा, तो आपको जल्दी क्या निकलने की, आप उसको राइड करिए. ठीक है ना. दूसरा एंगल आपको क्या सोचना है कि आज वर्किंग वाइज चीज वाइज हम लोग उसको एवरेज अप भी करते हैं. तो इस बार विनर्स में आपका पैसा जा रहा है, जो मैं आपको शुरू में बोला था कि वह एवरेज. तो हर लेवल पे हम बाइंग कर रहे हैं. तो आपका पोजीशन बड़ा भी हो रहा है और उसमें बड़ा पैसा भी बन रहा है. और रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस देख रहे हो. ठीक है. अब इसमें कई लोग कर लेते हैं कि भैया प्राइस फॉल कुड बी ह्यूरिस्टिक. अगर 25 से 30% प्राइस फॉल होगा टॉप से तो मैं निकल जाऊंगा, ह्यूरिस्टिक. कई लोग वो कर लेते हैं. हम लोग लॉन्ग टर्म एवरेज देख लेते हैं. एक इंडिकेटर है, मेरे यहाँ काम करते हैं इश्मोहित, जो SOIC रन करते हैं, उन्होंने बताया था वी स्टॉप. अगेन इट्स अ फ्री इंडिकेटर अवेलेबल. तो वी स्टॉप क्या होता है, आपका एक तरह से कंपनी का रेंज स्टैंडर्ड डिविएशन देखता है कि वी स्टॉप लगा लिया तो आपका ऑलमोस्ट 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आपने उसका मूवमेंट देख लिया. अगर उससे ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो आप एग्जिट ले लो. ठीक है ना. बट मैं आपको इजी तरीका बता दिया. इजी तरीका है कि आप एक ऊपर से स्टॉप लॉस कर सकते हो 25 से 30% का. तो ये स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है आपकी जो मास्टर क्लास ऑफ सुपर इन्वेस्टर्स है बाय सौरभ बसरान, विशाल मित्तल. बहुत ही अच्छी बुक है इंडियन मार्केट्स के ऊपर. इसमें सिंपल पोर्टफोलियो जो मैनेज करते थे, उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमने डिवीज लैब राइड किया और 25% 30% का स्टॉप लॉस लगा के और राइड करते चले गए. दूसरा एग्जांपल मैंने आपको टेक्निकल कह दिया कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस देख लो. तीसरा आपको मैंने स्पेसिफिक इंडिकेटर बता दिया, वी स्टॉप 2. फंडामेंटली कई लोग उसमें ग्रोथ स्लो होने पे या वर्किंग होने पे निकल जाते हैं. अच्छा, अब सर एक सवाल और इसमें. अब जैसे कि कुछ एक्चुअली में ऐसे सेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू IT सेक्टर, क्योंकि एंटिसिपेशन है कि AI भी अच्छा परफॉर्म करेगा. IT की जनरली सारी जो कंपनीज हैं सबका बहुत ज़्यादा हाई PE होता है. आप जिसमें भी जाए एवरेज पी शायद सबका 120-130 होता है. हम अगर जो जनरल माइंडसेट सीख रहे हो सीखता है कि 40p 50p पे आपको स्टॉप लगा देना चाहिए. हम खुद भी ट्राई करते हैं कि यार 10 12 15 की पी पे चाहे सब देख ले, लेकिन 15-20 की पी पे एवरेज कर ले. अब आप IT में जाओ तो IT में कोविड के बाद से अभी भी जितनी कंपनीज सारी राइड कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्सनली अगर मैं E2E नेटवर्क्स देखूँ 50-60 से मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया था, मुझे उस पर भी ज़्यादा ही लगता था वो स्टॉक. और करते करते वो स्टॉक अभी शायद
5,000 की रेंज में आने वाला है और इतना बुरा लगता है अभी कि एल ने भी स्टेक लिया इसमें। हाँ, एल&टी ने भी स्टेक ले लिया और निविडिया भी बोल रहा है कि हमारा इंडिया का कंपटीशन सिर्फ E2 नेटवर्क्स कह है। रही है। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे राइड करें, क्योंकि यार फंडामेंटली तो स्टॉक एक्चुअली में इतना ओवर वैल्यूड था, उस अभी उसकी खुद की पी 190 पहुंच गई है और अभी भी लोग ले रहे हैं। तो आप कैसे विजन बनाओगे कि यार स्टॉक तो अच्छा है, कभी कभार पी का रेशो डिटरमाइन नहीं करता, कभी कभार स्टॉक का एंटीसिपेशन देखना पड़ता है कि कितना हो सकता है चैनल का है, कौन कौन पार्ट ले रहा है उसमें। अब एल&टी तो कोई वो नहीं देख सकता कि एल&टी कब स्टेक लेगा, करेक्ट। तो ऐसे कैसे आप डिटरमाइन करो, काफ़ी चीज़ें आ जाती है इस चीज़ में। तो मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। हाँ टेक्निकली तो मैंने आपको बताया कैसे राइड करना है, हाँ, कि आप लॉन्ग फंडामेंटली जैसे बताया। हाँ फंडामेंटली मैं बताता हूँ आपको कि पी एलिवेट होता है, हाँ आप उसको पीईजी देखिए। हाँ। पीईजी में इन्वेस्टर को बताना चाहूंगा प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो अगर E2 नेटवर्क 100 पे ट्रेड कर रहा है, हाँ। बट ग्रोथ रेट 50% है, तो पीईजी तो 2 ही हुआ ना, हाँ। तो तब इतना महंगा नहीं लग रहा। तो आई एम सेइंग फंडामेंटली भी हम उसको देखिए। आज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी, ऑल रोड्स लीड टू रोम, मीनिंग हर तरीका, चाहे वैल्यूएशन का है, वर्किंग का है, चाहे डीसीएफ है, अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर जॉइंड एट द हिप एट द बैक। अगर आप उसको ढंग से रिफाइन करोगे तो ऑल ऑफ देम विल लीड टू सिमिलर कंक्लूजंस। ऐसा नहीं हो सकता कि पी पे आपको बहुत सस्ता लग रहा है, डीसीएफ पे बहुत महंगा लग रहा है। अगर आप प्रॉपर्ली इसको करते हैं तो पीईजी इज अ यूजफुल टूल जो इन्वेस्टर देख सकते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है। अगर मेरी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट उस धंधे के बारे में बहुत हाई है तो पीईजी के थ्रू मैं उसको रीजनेबल वैल्यूएशन में ले सकता हूँ। और एक स्टेज के बाद देखिए, ट्रीज डोंट गो टू स्काई, कंपनीज डोंट बिकम डायनासोर्स। वो ग्रोथ फेज डाउन होगा। जैसे ही ग्रोथ फेज डाउन होगा, मार्केट कई बार पहले क्वार्टर में डिरेक्ट नहीं करता, कई बार अच्छी कंपनीज को 1-2 क्वार्टर देता है। आपको विजिलेंट रहना है उसमें कि हल्का सा भी मुझे लग रहा है कि ग्रोथ रेट डाउन हुआ, वर्किंग हुआ, चीज हुआ, विक्रम बेताल खेलना है आपको कि मैं तो चला वापस। दैट इज द फंडामेंटल वे ऑफ लुकिंग इनटू इट, कि आपको कोई भी आगे इशू लग रहा है विच कैन कम इन द ग्रोथ पाथ, तो मार्केट डजंट एक्चुअली वेट कई बार फॉर डिसलेशन अर्निंग्स। तो आज प्रभाकर कुडवा अपने एक फ्रेंड है, वो क्या बोलते हैं कि मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर परसेप्शन ऑफ द अर्निंग्स। जैसे मेरे में क्लैरिटी आ गई कि ये अर्निंग्स आगे नहीं ग्रो करेगी या फॉल करेगी, मैं रिलेट करना चालू कर देता हूँ। तो ये 2 तरीके से कर लीजिए, टेक्निकल में आप लॉन्ग टर्म देख लीजिए एवरेजेस को, और फंडामेंटली पीईजी देख लीजिए, इट इज ईजियर। रिवर्स डीसीएफ कर सकते हैं, एक तरीका और है, तिजोरी पे वेबसाइट है, उस पर आप रिवर्स डीसीएफ दे सकते हैं। अगर रिवर्स डीसीएफ पे जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है इस प्राइस पे वो बहुत हाई है, सपोज E2 की रिवर्स डीसीएफ ग्रोथ रेट आती है, सपोज पे को नहीं पता कितनी आती है, पर आती है सपोज 90%। ठीक है, आप बोलोगे 90% तो नहीं ग्रो कर सकता भाई, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप इस तो इट इज द सेम थिंग। एक जगह पीजी निकाल रहे हो आप, जब प्राइस अर्निंग में एक्सपेक्टेड ग्रोथ डाल के आप पीजी रीजनेबल दिख रहे हैं चाह रहे हो। हाँ। एक जगह बोलो मैं रिवर्स डीसीएफ, इस प्राइस पे कितनी ग्रोथ रेट फैक्टर इन है। जिसमें जेट का एग्जांपल दिया, हमने 2015 में एक प्रेजेंटेशन डाली थी, स्टैंडर्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स, जिसमें ने जिलेट का रिवर्स डीसीएफ किया था। जिलेट में उस टाइम 25% ग्रोथ रेट इंप्लाई थी। अरे मैं सेक्टर ही ग्रो नहीं कर रहा 25%, कहाँ से जिलेट ग्रो करेगा अर्निंग्स को? एंड फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट 5-10 years the stock didn't do anything. तो सर जैसे कि ये आपकी पर्सनल इन्वेस्टिंग में बात की, तो जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते तब आप क्या कर रहे होते हैं? जैसे कि मेरे को पता है आपका पूरा शेड्यूल हेक्टिक रहता है, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, आपका बहुत बिजी रूटीन था आज भी। तो लाइक अगर आप पर्सनल इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे होते तो व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग? तो देखिए, एज आई सेड कि हम लोग का माइंड जॉइंट फैमिली है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस में हैं। सीए फर्म है हम लोग का लास्ट 30-40 ईयर्स से, जहाँ पे हम लोग आपका कॉर्पोरेट एडवाइजरी, टैक्स एडवाइजरी वो सब करते हैं। एनबीएफसी है, हम लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं। वी हैव नाउ इन 3 states एंड वी आर ग्रोइंग एवरी ईयर रिटेल एंड ईवी फाइनेंसिंग में। ये जो मैंने बताया शेवा का फैमिली ऑफिस है, अभी वेल्थ चालू किया है जहाँ पे हम लोग वेल्थ का एक्सपैंड कर रहे हैं। एक हम लोग सोशल में टाइम बहुत लगाते हैं, तो हम लोग की एनजीओ है परफेक्ट फाउंडेशन, विच वर्क्स विद अ लॉट ऑफ एनजीओज। जैसे एक एनजीओ है भारत देव सेवा न्यास, उनके साथ काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग रोज 2,500 लोगों को एम्स के बाद खाना खिलाते हैं। ओके। तो एम्स एंड ऐसे 3 हॉस्पिटल, एम्स, राममनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग और सदुजिंग। काफी अच्छा कॉज है तो सर। लास्ट 7 years में 65 लाख लोगों ने खाना खा लिया। वैसे ही एम्स की धर्मशाला चल रही है दिल्ली, जैसे ऋषिकेश 3 एम्स की धर्मशाला चल रही है चैरिटेबल बेसिस पे। आईजीआई पटना, केजीएमसी लखनऊ, एक हम मारवाड़ी वोमंच करके एनजीओ है, उनके साथ हॉस्टल चला रहे हैं। वहाँ बच्चे आपके जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको सब्सिडाइज बेसिस पे पढ़ाई का ऑप्शन दिया जा रहा है। वहाँ एक सीए परिवार है, उनके साथ में टाइप होकर सुपर सिटी स्कीम चालू करी है, तो वहाँ सब कुछ फ्री। तो उन सबको इन्वेस्टिंग के बारे में पता चल रहा है कि नहीं सर?
अभी उनको ये बोल रहे हैं कि आप अपना पढ़ाई खत्म कर लो, फिर इन्वेस्टिंग के लिए देखिए हम लोग गाइड करने के लिए उनको बैठे ही हैं, जो हम लोग करते हैं। एंड मेरा हमेशा से मन क्या रहता है कि अपना एक्सपीरियंस अगर हम शेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम बेनिफिट करते हैं सीखने में, सोशल सर्विस में, वर्किंग में, चीज़ में। तो वो मेरे को लगता है कि यार ये जर्नी में हम लोग सीखे भी इसलिए क्योंकि हम लोग खुल के खुद शेयर करते हैं। जब करोगे तो गलतियाँ कैसे सीखोगे आप? सर अब जैसे कि फ़िलहाल जो मार्केट की पोजीशन है, जैसे कि जिस टाइम पे पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो अभी शायद मार्केट 80,000 के उस पर चल रहा है VC पे। Correct. तो लाइक आपका क्या व्यू रहेगा इस समय मार्केट को लेके कि ये सही टाइम है एग्जिट करने का, ये सही टाइम है एंट्री लेने का, या फिर जो होल्ड करें उनको होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए मैं इसमें ना 2-3 एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल कि मैक्रो पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम लोग। हमारी अप्रोच है कि कंपनीज के मेगा ट्रेंड्स देखिए, उनमें पार्टिसिपेट करिए। मैक्रो में टाइमिंग, चाहे वो ब्रेग्जिट हो रहा है, चाहे वो मोदी जी का इलेक्शन, सीट्स कम आई, मार्केट चाहे ट्रम्प बन गए, चाहे ट्रम्प बन गए, अगर मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, सपोज आप बिजनेस चला रहे होते हैं, अब आपका बिजनेस है, आप थोड़ी देखोगे कि ट्रम्प आ गया तो अपना बिजनेस बंद कर दोगे। या आज आपका प्रॉपर्टी लेता है, आप बोल थोड़ी बालकनी बेच देते, चलो बहुत महंगी हो गई। आप वो घर में रहते हो तभी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। आप नहीं करते ना कि आज मार्केट का प्राइस बहुत बढ़ गया, चलो ग्राउंड फ्लोर बेच देते। वैसे ही स्टॉक्स का है। तो आज एवरी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स, प्रोवाइडेड जो टाइम होराइजन है आपका वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का है, 5-7 साल का ऊपर का पैसा है। शॉर्ट टर्म पैसा मत डालिए मार्केट में, चाहे डायरेक्ट चाहे म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या बोलूंगा, लंबा पैसा जो 7-8 साल का पैसा है, जो नहीं चाहिए, चाहे कितना छोटा हो, फिर वो पैसा पर एक इकोनॉमिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो आती है। तो अगर आप टॉप इकोनॉमिक साइकिल पे भी आ गए, इन द लॉन्ग रन वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, आप वापस पॉजिटिव में। और टाइमिंग के चक्कर में क्या होगा कि आप कई बार कंपनी का ग्रोथ मिस कर जाओगे। इवन दोज आर आर्थिक क्राइसिस में पेज इंडस्ट्रीज वर डूइंग वेल। तो दे विल ऑलवेज बी सेक्टर्स एंड ट्रेंड्स वेयर यू विल सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। मार्केट ना कई बार पूरा मार्केट रिएक्ट नहीं करता, पॉकेट्स इग्नोर कर देता है। 2007 के टाइम पे FMCG बहुत सस्ता हो गया था। अभी अगर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, जहाँ पे पेन चल रहा है, प्रेशर चल रहा है, FMCG में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो आपको हर टाइम में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लुक एट दैट, फोकस ऑन दैट, इंडिविजुअली उसमें बॉटम्स अप आप इन्वेस्ट करें। तो सर जैसे कि आप सिर्फ इंडियन मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर ईस्टर्न मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, आपका US मार्केट्स हो गया, उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए अगर आपको ना ओवरऑल एलोकेशन करना है या थीम बेस्ड करना है, तो आई से यू कैन डू दैट। जो मुझे लगता है, माय हम्बल ओपिनियन, कि अगर आपको लगता है हाँ मेरे को GPU ट्रेंड पे प्ले करना है, मैं NVIDIA का स्टॉक लेके चला गया, यू कैन मेक मनी दैट। या मुझे मैक्रो ट्रेंड पे चाइना सस्ता लग रहा है, मैं शिफ्ट कर गया। बट अगर आपको डीप डाउन काम करना है एज अ पार्टनर विद अ कंपनी, उस बिजनेस को समझना है एज अ एंटरप्रेन्योर कि अगर क्या मैं वो बिजनेस करता, जैसे लास्ट आपकी पॉडकास्ट में साकिब भैया बोले कि मैं देखता हूँ क्या वो बिजनेस मैं खुद करता, ये करना चाहता, तो उसमें तो फिर आपको डीप डाइव करना पड़ेगा। एंड उसमें होम टर्फ में एडवांटेज है। वी आर सो लकी टू इन इंडिया कंपनीज की 6,000 कंपनी लिस्टेड है एंड रोज नई लिस्टिंग हो रही है। तो जब यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही स्टडी करने के लिए, हम सोचते हैं यहाँ पे हमें डेटा पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, हमें स्कटल बट हम लोग अच्छा कर, स्कटल बट का मतलब हो गया कि आज उसके इकोसिस्टम का हम चैनल चेक अच्छा कर पाते हैं। तो व्हाई नॉट यूज दिस एडवांटेज, जो होम एडवांटेज जैसे अपन बोलते हैं ना, होम टर्फ क्रिकेट ग्राउंड के लिए, वो वाली बात है। मैं सबसे सर अपने हर पॉडकास्ट में ना एक सवाल पूछता हूँ जो मैं आज से भी पूछना चाहूँगा। जैसे कि जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, काफ़ी फैमिली बिजनेसेस वाले भी देख रहे हैं पॉडकास्ट, वो अपना IPO लाने से बहुत झिझकते हैं। उनका रीज़न ये रहता है, उनको लगता है IPO आएगा तो कंप्लाइंस बढ़ जाएगी। मेरे पर्सनली भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं पुश करते रहता हूँ, यार IPO लाओ, कंपनी को नेक्स्ट जनरेशन लेके जाओ। बट ओल्ड माइंडसेट की कंप्लाइंस बढ़ जाएगा, हमें वेल्थ की ज़रूरत नहीं है अभी। तो उनको लेके आप क्या करना चाहिए कि IPO आने चाहिए तो उनका बेनिफिट क्या एक्चुअल में, रादर देन वेल्थ, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ब्रिंगिंग योर IPO एंड लिस्टिंग योर कंपनी इनटू स्टॉक एक्सचेंज? देखिए मैं पहले इसमें बेनिफिट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता हूँ। हाँ, आई थिंक bringing in IPO is taking a responsibility. It is like a fiduciary responsibility that आप मनी के साथ वैसे बिहेव करोगे जैसे आप उसे कस्टोडियन है। मोस्ट बिजनेस हाउसेस आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द बिजनेस। मतलब उनके लिए वो बिजनेस चाहे कब पैसा कम बनाए ज्यादा बनाए, उनकी वो लेगेसी है, उनकी आइडेंटिटी है, उसमें वो इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते। तो ऐसे केसेस में इसलिए वो IPO लाना कम चाहते हैं। कंप्लायंस तो एक कहने की बात है, बढ़ता ही है, बट कंप्लायंस इज समथिंग व्हिच यू कैन आउटसोर्स, यू कैन पे फॉर इट। बट इंटरफेरेंस तो है ना, आपको हर कॉन कॉल में आपको समझाना पड़ेगा या हर अनाउंसमेंट आपको शेयर करना पड़ेगा। मनी का यूटिलाइजेशन, कैपिटल एलोकेशन आपको डिसीजंस देने पड़ेंगे, स्क्रूटनी बढ़ जाएगा। नॉर्मल इन्वेस्टर्स, नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं चाहता वो, एंड दैट इज आई थिंक द रिलेक्टेंस इज देयर। बेनिफिट्स क्या है,
आपको कैपिटल का एक्सेस मिलता है कि आज आप रेज कर सकते हो पैसा. बैंक्स या लेंडर्स सी इट फेवरेबली बिकॉज आपकी कंपनी लिस्टेड, आपकी कंप्लाइंस बेटर होती है. एग्जिट भी हो सकता है एग्जिट भी हो सकता है. आज एम्प्लॉयज है उनका रिटेंशन, बिकॉज इट्स सच अ ब्रांड नोन कंपनी, तो एम्प्लॉयज लुक टू वर्क इन सच कंपनीज. देखो वो ESOPs मिल सकते हैं जो आप नॉर्मल कंपनीज में नहीं दे पाते हैं, उससे वो बेनिफिट कर सकते हैं. कस्टमर्स हैं, दे ऑलरेडी नो द कंपनी. आज सपोज मैं अगर जोमेटो का कोई कस्टमर होता, बिकॉज से लिस्टेड कंपनी, वो विजिबिलिटी वैसी रहती कंपनी की. तो अगर आप देखेंगे, अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ओके हैं एंड आप वेल्थ साथ में बांटना चाह रहे हैं, तो इट इज सो मच टू ग्रो टुगेदर. एंड इवन विद अ स्मॉल स्टेक, आप जोमेटो दीपेंद्र का एग्जांपल लीजिए, उनका 5% स्टेक भी नहीं है. लुक एट द वेल्थ इज क्रिएटेड. तो पिज्जा का साइज बड़ा करिए ना, स्लाइस पे फोकस क्यों कर रहे हैं? दैट इज हाउ आई वुड से टू द अपकमिंग फैमिली बिजनेस हाउसेस की it definitely gives you a right direction to grow and scalability mindset to grow. समझ गया सर. तो थैंक यू सर. मैंने काफ़ी डीप बातें कर ली आज से, और मेरे को लगता है पब्लिक ने भी काफ़ी समझ लिया. श्योरली आपके साथ 3-4 पॉडकास्ट और लगेंगे सर कि सारी चीज़ें मैं पब्लिक को बता पाऊँ. बट मैं आखिरी में आपसे एक सवाल पूछूंगा कि कौन सा एक स्टॉक है जो इन्वेस्ट करना चाहिए. अगेन इट्स नॉट अ पर्सनल रिकमेंडेशन बट स्टिल. नहीं, देखिए एक्चुअली सेबी रेगुलेशन हमें नहीं अलाउ करता. हाँ. मैं समझता हूँ आपका जो ये देखिए क्या होता है, हर इन्वेस्टर को मैं आपको फिर बोलूंगा कि आज मेगा ट्रेंड्स में देखिए, जैसे हमें जो ट्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं हम लोग को, जैसे आज ये ईटिंग आउट वाला ट्रेंड है, आज रिन्यूएबल्स का ट्रेंड है इनमें. बट मैं आपको एक ही बोलूंगा कि देखिए किसी भी चीज़ में स्टॉक सिलेक्शन या चूज करने से प्रॉब्लम क्या आएगा ना, कि आप चेंज नहीं कर पाओ. आज अथॉरिटी में उल्टा, अगर आप किसी होल्डिंग ट्रैक करते हो तो आप वो बेच आप देख सकते हो. बट अगर मैं पॉडकास्ट में स्टॉक बोलूंगा और मेरी अभी इतनी बड़ी होल्डिंग है नहीं कि वो 1% में आती है, तो पब्लिक को ट्रैक नहीं कर पाएगी. और मैं तो आपको एक ही बोलूंगा कि फॉर एवर एंड एवर वाला होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस के लिए अप्लाई नहीं करता. इवन अगर बफेट का भी टर्नओवर रेशियो देखेंगे, लेजेंडरी इन्वेस्टर जो हैं वो भी फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को चर्न करते आ रहे हैं. तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि रीबैलेंस करना पड़ेगा, और इसलिए आपको बार बार वर्किंग करना. तो मैं तो आपको फिर बोलूंगा, हमारे फ्रेमवर्क से जो भी हमको बताए सारे अवेलेबल है नेट पे. रैंकिंग बिजनेस मॉडल्स, वर्किंग सिलेक्शन क्राइटेरिया, आप उनको देखिए. उनमें जो एग्जांपल्स लिए हैं उनको आप देखिए. क्लोनिंग वाला जो फिलॉसफी बताया कि नई चीजें बल्क डील्स में कहाँ नाम आ रहे हैं, या मॉडल पोर्टफोलियोज लीजिए, उन मॉडल पोर्टफोलियो स्मॉल केसेस के थ्रू, और उसके साथ असिस्टेड इन्वेस्टिंग करिए. वो बेटर रहेगा, आप डूबेंगे नहीं. मैं आपको बेस्ट स्टॉक भी बता दूंगा अपने हाईएस्ट एलोकेशन पोर्टफोलियो का. बट कल नेस्ले ऐसा क्राइसिस हो गया, मैं तो बेच जाऊंगा. फिर मैं कैसे बताऊंगा आपको वो चीज? तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग असिस्टेड इन्वेस्टिंग के थ्रू चालू करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स, चाहे इसके थ्रू. ठीक है सर. और मैं तो सबको एक ही बोलूंगा कि एक ये भी मान के चलिए कि इन सब चीज़ों में टाइम लगता है. तो आपको वो टाइम आपको उसमें लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा. ये चीज़ें अपने आप फिगर आउट हो जाती है. अगर आपका इंटरेस्ट है, यू कैन ईजिली डू इट. थैंक यू सो मच सर. तो इसमें बस मैं एक लास्ट में सबके लिए एक ही बोलना चाहूँगा कि आज जो भी हमारा ये जो भी आप देख रहे हैं ग्रोथ का या वर्किंग का या चीज़ का, it is a success is a sum total of all the people behind us, the ecosystem. जैसे आज हमारी फैमिली है, हमारी वर्किंग है, सोसाइटी है जहाँ पे हम born brought up है. जैसे बफेट बोलता है ओवरियन लॉटरी में, we have successful to be because I was born in US at that time. तो हम लोग भी इंडिया में बहुत लकी, डेमोग्राफिक्स बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, आगे बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. एंड मैं तो एक बोलता हूँ, सोसाइटी से जितना आप ले रहे हैं, ट्राई टू गिव बैक. कभी हम लोग को भी सोशल इंटरव्यू टाइम मिले तो प्लीज आइए. वुड लव टू होस्ट ऑल ऑफ यू. आप लोग को भी, आपके लिसनर्स को भी, एंड पार्टिसिपेट एंड सी हाउ गिविंग गिव्स द जॉय. तो मोर देन एक्यूमुलेटिंग, इट इज द गिविंग व्हिच गिव्स द जॉय. सर को अगर आपको पर्सनली रीच आउट करना है तो आप परफेक्ट ग्रुप पे जाके देख सकते हैं. सर का ऑफिस ग्रीन पार्क में ही है. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टुडे.